हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा मेजर पोर्शन था जिस सब्जेक्ट का बचा हुआ था विच इज़ माइकोलॉजी। तो आज हम कंप्लीट एम के यादव बुक से माइकोलॉजी का जो भी सिलेबस है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं माइकोलॉजी। बेसिकली माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब जनरली इसकी स्टडी हुई थी तब हम बोलते थे माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मशरूम, है ना। लेकिन हम बोलते हैं कि माइकोलॉजी अब फंगस की स्टडी से जानी जाती है और मशरूम भी क्या है, एक फंगस है। वैसे हम बोलते हैं कि फंगस जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मशरूम भी एक फंगस है लेकिन हम इजीली उसको वो विजिबल होती है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर एंड लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। देखो, फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात करें तो हम पीए माइकेली हैं और लीनियस ऑफ माइकोलॉजी जो है वो ईएम फ्राइज है। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ईएम फ्राइज जो हैं वो दो फादर के रूप में जाने जाते हैं। एक तो उनको लीनियस ऑफ माइकोलॉजी बोला जाता है, एक उनको फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और जो माइकोलॉजी के फादर हैं उनको पीए माइकेली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। तो मॉडर्न माइकोलॉजी एंटोन डी बेरी। अब देखो, बेसिकली हम देखें तो अगर हम एंशियंट टाइम की बातें छोड़ दें कि रस्ट के जो फादर रोबिगस एंड रोबिगोलिया थे वहाँ से, तो अगर हम रियल में जो पैथोलॉजी की शुरुआत मानते हैं वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से मानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल जो वर्क होना स्टार्ट हुआ था वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस पैथोजन जो कि एक फंगस है उसके द्वारा कोज किया जाता है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था एंटोन डी बेरी ने। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले उस डिजीज़ को रिपोर्ट ही उन्होंने किया था, बट उसको जैसे फाइटोप्थोरा जो नाम है जिसका मतलब होता है प्लांट डेस्ट्रॉयर, वो नाम भी एंटोन डी बेरी ने ही दिया था। सबसे पहले पोट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स लगा के इन्होंने देखे थे, इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी के फादर के रूप में भी एंटोन डी बेरी को जाना जाता है। इन्होंने डिफरेंट टर्म्स भी दी थी एंटोन डी बेरी ने, जैसे कि सिम्बायोसिस वगैरह की जो टर्म है, और ए लॉट ऑफ वर्क जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है उससे रिलेटेड इन्होंने किया, इसीलिए इनको मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी। तो जो तुलासने ब्रोदर्स हैं बेसिकली उनमें से एल.आर. तुलासने जो है उनको रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो इजे बटलर हैं। चाहे हम फादर ऑफ पैथोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे तो भी इजे बटलर आते हैं। और फादर ऑफ वैसे पैथोलॉजी वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो एंटोन डी बेरी हैं, राइट। फिर आते हैं हमारे फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी रॉबर्ट हर्टिंग, और ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी एच.एम. वुड को जाना जाता है। नेक्स्ट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ फाइटोपैथोलॉजी थे वो मैथ्यू टिलेट थे। बेसिकली हम फादर्स ही पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर ग्रैंडफादर है फाइटोपैथोलॉजी के विच इज़ मैथ्यू टिलेट। जैसे हम बैक्टीरियोलॉजी में भी बात करते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो तो कौन है, E.F. स्मिथ है, लेकिन फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, T.J. बुरिल है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम बेसिकली क्योंकि हम माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि माइकोलॉजी का क्या क्लासिफिकेशन है, क्योंकि तभी हम रस्ट, स्मट, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखो, वैसे तो अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग बार क्लासिफिकेशन किया गया था फंगस का, लेकिन हम जो रिसेंट में जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं किर्क एटाल का क्लासिफिकेशन, जो कि 2008 में उसका 10th एडिशन आया था डिक्शनरी ऑफ फंजाई के अंदर, राइट। और बेसिकली ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी एक्यूरेट क्लासिफिकेशन भी है। एक्यूरेट क्यों कहा है, क्योंकि ये जो राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं जैसे 18 SRRNA हो गई, अगर हम फंगस के केस में बात करें तो इन सब के ऊपर बेस्ड रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि काफ़ी एक्यूरेट भी है। अगर थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ें देखी जाएँ तो जैसे लीनियस है, उन्होंने 1753 के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद में हैकल भी आए, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर R.H. विटेकर भी आए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी SRB नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। R.H. विटेकर जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन के द्वारा दिया गया, तो R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। उन्होंने 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था सारे ही ऑर्गेनिज्म को, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। लेकिन उसके बाद में कार्ल वोज नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 6 किंगडम और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था। उन्हीं 3 डोमेन के बारे में हम बात करते हैं किर्क एटाल के क्लासिफिकेशन में। 3 डोमेन कौन कौन से थे, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। अब इसी यूकेरिया डोमेन को हम आगे क्लासीफाई करते हैं जिसमें हमारा फंगस भी एक पार्ट है, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है पहली कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किन के द्वारा दिया गया, तो R.H. विटेकर जो हैं उनके द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। कब दिया गया, 1969 के अंदर दिया गया। उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था जो भी ऑर्गेनिज्म थे। वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद में जो कार्ल वोज नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया बेसिकली 6 किंगडम्स दिए और 3 डोमेन्स दिए। ये 3 डोमेन कौन से थे ये आपको याद रखना है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। और इसी यूकेरिया के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो सबसे एक्सेप्टेबल जो अभी रिसेंट का क्लासिफिकेशन है फंगस का वो कौन सा है, किर्क एटाल का क्लासिफिकेशन, जो कि 2008 के अंदर दिया गया था।
अब देखो, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यूकेरिया डोमेन को हम आगे फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। पहला प्रोटोजोआ, सेकंड क्रोमिस्टा और थर्ड फंजाई। यहीं पर सारी चीज़ें हैं। देखो, अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो बहुत इजी रहेगा आगे जो भी फंगस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन में, राइट। अब देखो, सबसे पहले जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ टर्म जो होती है वो गोल्डफस्ट टर्म नाम के वैज्ञानिक ने ये टर्म दी थी, प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोटोजोआ टर्म वाज कोइंड बाय, तो गोल्डफस्ट ने दी थी। ये 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना होता है, प्रोटोज और जोआ। इसका मतलब होता है फर्स्ट एनिमल, यानी कि प्रोटोजोआ शब्द का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट एनिमल, ठीक है। इसके अंदर 4 फाइलम आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा, एक्रेसियोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा, बट हमें सिर्फ 2 याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन 2 भी नहीं, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली भी याद रखना चाहते हैं तो इसको तो नहीं भूलना है आपको, प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के अंदर एक पर्टिकुलर जीनस आता है विच इज प्लाज्मोडियोफोरा। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, जो कि क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स कोज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। आगे इन फर्दर इस डिजीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वोरोनिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसकी लाइफ साइकिल को, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी की जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कवर किया था वोरोनिन ने। तो आपको एटलीस्ट ये फाइलम तो ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा जो है वो एक तो एंडापेरेसिटिक स्लाइम मोल्ड के अंदर कंसिडर किया जाता है, दूसरा ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है। प्रोटोजोआ वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है कि फर्स्ट एनिमल, राइट। अब हम बात करते हैं, दूसरा आता है क्रोमिस्टा। क्रोमिस्टा को ही स्टेमिनोफिला बोला जाता है और इसके अंदर ऊमाइकोटा आता है। अब आपको पता है कि हम जनरली जो ट्रू फंजाई है वो तो देखो यहाँ पर आया है, लेकिन हम ऊमाइकोटा को ट्रू फंजाई या नॉट ट्रू फंजाई के नाम से जानते हैं। क्यों? यहाँ पर सेल वॉल का देखो, वैसे तो यूकेरिया के जो ये तीनों मतलब पर्टिकुलरली प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा और फंजाई हैं, इनको हम 2-3 चीज़ों के ऊपर क्लासीफाई करते हैं ब्रॉडली। तो मतलब क्या आधार बनाया इनको क्लासीफाई करने का, तो जैसे इनमें टाइप ऑफ फ्लैजिला कैसा है, जैसे विप सेल और टिन सेल होते हैं तो वो एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, माइट्रोकॉन्ड्रियल जैसे ट्यूबुलर हैं या फिर क्रिस्टी के फॉर्म में, ये इनका बेसिक आधार था। लेकिन फिर भी हम क्रोमिस्टा में जो ऊमाइकोटा आता है और ट्रू फंजाई जो है उसके अंदर एक अंतर पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेल वॉल का। तो जो देखो, ऊमाइकोटा की हम सेल वॉल की इसकी सेलुलोज की बोलते हैं ना, फंजाई की जो ट्रू फंजाई जो होती है उसकी काइटिन की मिलके बनी होती है। लेकिन जो ऊमाइकोटा है उसमें भी हमें डायरेक्टली सेलुलोज नहीं बोलना है, सेलुलोज प्लस कुछ ग्लूकन्स भी आते हैं, तो सेलुलोज प्लस ग्लूकन्स हम बोलेंगे उसमें, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊमाइकोटा है उसमें सेल वॉल का डिफरेंस होता है इस वाली फंजाई के कंपैरिजन में, है ना। अब देखो, और स्टीरोल्स वगैरह का भी डिफरेंस होता है, ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंस है जो कि हम अपकमिंग जो लेक्चर है इसके अंदर डिस्कस भी करेंगे कि क्या पर्टिकुलर चेंजेस हैं, और वो चेंजेस बहुत मैटर भी करते हैं। जैसे एक चेंज आता है स्टीरोल के आधार पर ऊमाइकोटा के अंदर। देखो, ऊमाइकोटा जो है उसके अंदर फकोस्टिरोल प्रेजेंट होते हैं और जो ट्रू फंजाई होती है उसके अंदर एर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होते हैं। इसके बेसिस पे भी जैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं, जैसे पॉलिस्टीन जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होती हैं जैसे निस्टाटीन वगैरह हैं, ये पर्टिकुलरली ऊमाइकोटा ग्रुप के ऊपर नहीं वर्क करती हैं। क्यों नहीं वर्क करती हैं? क्योंकि इसके अंदर वो जो ट्रू स्टीरोल्स हैं जैसे वो एर्गोस्टिरोल के ऊपर वर्क करती है तो वो प्रेजेंट नहीं होते। तो मतलब हमें हर एक चीज़ को समझना है क्योंकि हर एक चीज़ आपस में कोरिलेटेड है, राइट। तो अब जैसे क्रोमिस्टा और स्टेमिनोफिला के अंदर आ गया ऊमाइकोटा फाइलम, ठीक है। माइकोटा जिसके भी पीछे लग जाता है वो फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई। तो फंजाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहला काइटिडियोमाइकोटा हो गया, ब्लास्टिडियोमाइकोटा हो गया, जाइगोमाइकोटा हो गया, ग्लोमेरोमाइकोटा हो गया। अब देखो, वैसे तो आप जाइगोमाइकोटा के अंदर ही पढ़ते हो जो माइकोराइजल फंजाई होती हैं, माइकोराइजा जो होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्लोमेरोमाइकोटा जो है वो एंडोमाइकोरल फंजाई है, एस्कोमाइकोटा बेसिडियो। अब आपने देखो जनरल वे में पढ़ा होगा डिटेरोमाइकोटिना, लेकिन जो क्रिकेटल का क्लासिफिकेशन है उसमें डिटेरोमाइकोटिना का कहीं बेसिकली ज़्यादा जिक्र नहीं है कहीं पर भी। तो आपको ध्यान रखना है क्रिकेटल की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर ड्यूटेरो का ज़्यादा जिक्र नहीं है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन था कि सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ में भी हम प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के अंदर जो आते हैं उस प्रोटोजोआ की बात करेंगे। उसके बाद हम क्रोमिस्टा का ऊमाइकोटा पढ़ेंगे एंड देन फंजाई की सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ों में आती रहेंगी। तो देखो, सबसे पहले प्रोटोजोआ की हम बात करें तो इसके अंदर पर्टिकुलरली 4 फाइलम आते हैं, प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा, एक्रेसियोमाइकोटा, डिक्टियोमाइकोटा एंड मिक्सोमाइकोटा। अब आपको याद ये रखना है कि जो पर्टिकुलर प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा है वो एंडोपैरासिटिक सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है। ये पर्टिकुलर इसके अंदर एक ऑर्डर आता है प्लाज्मोडियोफोरल्स, जिसमें प्लाज्मोडियोफोरेसी फैमिली के अंदर जीनस आता है प्लाज्मोडियोफोरा। इसके अलावा 2 जीनस और आते हैं, ये दोनों भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्लाज्मोडियोफोरा, एक पोलीमिक्सा, एक स्पॉन्जोस्पोरा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लाज्मोडियोफोरा से तो हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं कि क्या होती है, डिजीज़ होती है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, जिसे
जिसे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि फुट एंड टो डिजीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो दो पर्टिकुलर फंगस हैं, पॉलीमिक्सा और स्पोंजोस्पोरा जो हैं पर्टिकुलरली, ये क्या होती, ये जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग जो वायरल डिजीज़ होते हैं उनके ट्रांसमिशन के रूप में ये वर्क करते हैं, स्पोंजोस्पोरा और पॉलीमिक्सा। जैसे कि पॉलीमिक्सा का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जैसे पीनट क्लम्प वायरस हो गया, ये पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस से ट्रांसमिट होता है। दूसरा व्हीट स्पिंडल स्ट्रीक मोज़ेक वायरस हो गया। और स्पोंजोस्पोरा, जैसे स्पोंजोस्पोरा से पर्टिकुलरली पाउडरी स्कैब ऑफ पोटैटो होता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियोफोरा तो आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर आता है, पर्टिकुलरली प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के अंदर आता है। बाकी इसके अंदर आप मिक्सोमाइकोटा में देख सकते हैं कि मिक्सोमाइकोटा का मतलब होता है यहाँ पर स्लाइम फंजाई प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर 3 तरीके के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, देखो, मल्टी न्यूक्लिएट मास का मतलब कि एक ही पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, यही होता है बेसिकली प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम 3 तरीके का हो सकता है, प्रोटोप्लाज्मोडियम, एफिनोप्लाज्मोडियम, फेनेरोप्लाज्मोडियम। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सटल स्ट्रीमिंग जो पर्टिकुलरली स्ट्रीमिंग है वो किस में देखने को मिलती है। तो फेनेरो जो प्लाज्मोडियम है उसमें शटल स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। बाकी प्लाज्मोडियम 3 तरीके के हो सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मोडियम, एफिनोप्लाज्मोडियम और फेनेरोप्लाज्मोडियम। ये जो फेनेरोप्लाज्मोडियम होता है इसमें शटल स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट जो प्लाज्मोडियम था वो प्रोटोप्लाज्मोडियम था। एफिनोप्लाज्मोडियम इनविजिबल होता है और जो विजिबल होता है उसे हम बोलते हैं फेनेरोप्लाज्मोडियम, जिसमें शटल स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा की, राइट। इन्हें स्लाइमोड्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि बायोट्रॉफिक होते हैं। जो थैलस नेक्ड होलोकार्पिक होता है उसको प्लाज्मोडियम बोला जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मोडियम का क्या मतलब होता है, मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्रूसीफॉर्म टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, क्रूसीफॉर्म का मतलब क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, डिवीजन होता ही रहेगा बार बार। और ये अनकंट्रोल्ड यानी कि क्रूसीफॉर्म टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन ओनली प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स के अंदर पाया जाता है। अब हमने डिस्कस किया था ना कि फ्लैजिला के बेसिस पे इनको बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है। जो प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा होता है उसके अंदर जो जूस पोर्स पाए जाते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट का मतलब देखो क्या हो गया कि यहाँ पर 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। और वो फ्लैजिला होंगे कैसे, एंटीरियर विप्लेस टाइप के होंगे, इस तरीके के, यानी कि एंटीरियर पोर्शन पे ही होंगे और विप्लेस टाइप के फ्लैजिला होंगे। अब देखो फ्लैजिला बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टिंसल, एक होता है विप्लेस। टिंसल का मतलब होता है कि उसके ऊपर ऐसे हेयर्स टाइप लगे रहते हैं, और एक होता है विप्लेस, राइट। तो यहाँ पर जो जूस पोर्स पाए जाते हैं वो बाईफ्लैजिलेट तो होंगे, यानी कि 2 फ्लैजिला वहाँ पर पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एंटीरियर विप्लेस होगा। यही हम डिस्कस कर लेते हैं ऊमाइकोटा की, जो कि क्रोमिस्टा के अंदर आता है। ऊमाइकोटा के अंदर 2 पर्टिकुलर फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन वो इस तरीके से पाए जाते हैं, इस तरीके से, यानी कि जो एंटीरियर होता है टिंसल, यानी कि इधर ऊपर की तरफ, और विप्लेस जो होता है वो होता है पोस्टीरियर, यानी कि पोस्टीरियर विप्लेस पाया जाता है और एंटीरियर टिंसल पाया जाता है। जबकि प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के अंदर जो जूस पोर्स होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं, जो कि एंटीरियर विप्लेस होते हैं, इसलिए दोनों तरीके से दोनों तरफ देखो एंटीरियर प्रेजेंट है, राइट। और एन आइसोकॉन्ट होते हैं। एन आइसोकॉन्ट का मतलब हो गया अनइक्वल हो गया लेंथ के अंदर, जैसे कि आपको डायग्राम में समझ भी आ रहा है कि एक छोटा और एक बड़ा है, तो अनइक्वल हो गया लेंथ के अंदर। अब जो प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा है बेसिकली वो जो डिजीज कोज करता है विच इज क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर, उसका प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है रूट हेयर्स, और सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसका कॉर्टिकल सेल्स की हेल्प से। इसका जो इन्फेक्शन है वो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया दोनों देखने को मिलता है। अब देखो जैसे कि कुछ डिजीजेस होती है जिनमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया होता क्या है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है सेल की साइज में इंक्रीमेंट होना, हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है सेल के नंबर में इंक्रीमेंट होना, और हाइपोप्लेसिया का मतलब होता है सेल की साइज का डिक्रीज हो जाना, है ना। तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स के अंदर इनमें से कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिलती है, तो दोनों ही देखने को मिलती हैं, हाइपरट्रोफी भी और हाइपरप्लेसिया भी, राइट। अब देखो हाइपरट्रोफी से जैसे स्केप, गोल, वॉट, ये सारी चीज़ें देखने को, सिम्टम देखने को मिलते हैं, और हाइपरप्लेसिया के कारण कैंकर, विचेस, ब्रूम, ये सब देखने को मिलता है। अब जो पर्टिकुलर प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा है उसमें ट्रू माइसिलियम नहीं पाया जाता है, क्योंकि ट्रू माइसिलियम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना प्लाज्मोडियम है, इसीलिए ये प्लाज्मोडियम नेक्ड होता है, मोटाइल होता है और मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के अंदर 3 जीनस आते हैं, विच इज प्लाज्मोडियोफोरा, स्पोंजोस्पोरा और पॉलीमिक्सा। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये देखो आप यहाँ से बहुत इजीली याद रख सकते हैं, याद रखने वाली चीज़ें ही बस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पहली बात, प्लाज्मोडियोफोरा क्लब रूट ऑफ ब्रेसिका या क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स जो है उनको कोज करता है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लाज्मोडियम इनकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। सिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और इसे ही फिंगर एंड टो डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसके लाइफ साइकिल को रशियन साइंटिस्ट एमएस वोरोनिन ने 1877 के अंदर डिस्कवर किया था। अब देखो जो प्लाज्मोडियोफोरा से होने वाले जो डिजीज है विच इज क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, ये एसिडिक कंडीशन के अंदर ज़्यादा आती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि
अगर ये पर्टिकुलर किसी सोइल में ज़्यादा आ रही है तो उस एसिडिक सोइल को हम रिक्लेमेशन कर दें। रिक्लेमेशन का मतलब है उसका ट्रीटमेंट कर दें। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर कोई सोइल एसिडिक है मतलब कम पीएच है तो हम उसकी पीएच को बढ़ा सकते हैं। पीएच को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली लाइम को। तो जो इसकी डिजीज सीवियरिटी है वो 5.7 पीएच पे सबसे ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लाइम का एप्लीकेशन कर देते हैं ताकि सोइल की पीएच को बढ़ाया जा सके, जिससे कि डिजीज मेंटेन हो जाएगी। और वो लाइम का एप्लीकेशन हम कितना करते हैं, 2.5 टन पर हेक्टेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारी फंगस आती है विच इज़ स्पोंजोस्पोरा। ये एक वेक्टर की तरह काम करती है, ये जो स्पोंजोस्पोरा होती है, और पोलीमिक्सा भी वेक्टर की तरह काम करती है, राइट। स्पोंजोस्पोरा से एक डिजीज होती है विच इज़ पाउडरी स्कैब ऑफ पोटैटो, स्पोंजोस्पोरा सबटेरिना। ये एंटर करती है थ्रू लेंटिसेल। अब देखो कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना कि वो कौन से पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू या कौन से पर्टिकुलर साइट के थ्रू एंटर करती हैं। जैसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के पैथोजन के बारे में बोलते हैं तो वो हाइड्रोथेउड से एंटर करता है। जैसे हम पाउडरी स्कैब ऑफ पोटैटो के बारे में बात कर रहे हैं तो लेंटिसेल से एंटर करता है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है स्पोंजोस्पोरा से एक डिजीज भी होती है विच इज क्रू रोट डिजीज ऑफ वाटर क्रेस, स्पोंजोस्पोरा नोस्ट्री। ये वेक्टर की तरह भी काम करता है। जैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि स्पोंजोस्पोरा जो है वो पोटैटो मॉप-टॉप वायरस को फैलाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो पर्टिकुलर पोटैटो स्केब है, देखो जैसे हमने पढ़ा अभी प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी जो कि कोजल ऑर्गेनिज्म है, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर का, वो एसिडिक कंडीशन के अंदर ये बीमारी ज़्यादा आती है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि जो पाउडर स्केब ऑफ पोटैटो है या स्केब ऑफ पोटैटो है वो जो है वो एल्कलाइन कंडीशन में ज़्यादा आता है, और एल्कलाइन कंडीशन के रिक्लेमेशन के लिए हम जिप्सम को इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो देखो दो चीज़ें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि एक दोनों अलग अलग तरीके के स्केब लगते हैं पोटैटो में। एक पोटैटो स्केब होता है, एक पाउडरी स्केब होता है। पोटैटो स्केब कोज किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज के कारण, और पाउडरी स्केब कोज किया जाता है स्पोंजोस्पोरा सबटेरिना के कारण। ये दोनों अलग अलग डिजीजेज हैं, एक है स्केब ऑफ पोटैटो, एक है पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीमिक्सा। पॉलीमिक्सा जो है वो भी ट्रांसमिट करता है अलग अलग वायरसेस को, जिसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीनट क्लम्प वायरस, व्हीट स्पिंडल स्ट्रिक मोज़ेक वायरस और राइस स्ट्राइप नेक्रोसिस वायरस। इनको आपको याद रखना है क्योंकि इसी फंगस के कारण इन वायरसेस को हम सोइल बोर्न वायरसेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? वायरसेस तो कभी सोइल बोर्न नहीं हो सकते, इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जिन फंगस के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वो फंगस सोइल बोर्न है, इसीलिए इनको कह दिया जाता है कि सोइल बोर्न वायरस है। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ के ऊपर हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के अंदर करना है, जिसमें 3 पर्टिकुलर जीनस आएंगे, स्पोंजोस्पोरा, पॉलीमिक्सा और प्लाज्मोडियोफोरा, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमिस्टा या स्टेमिनोफिला जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली 3 फाइलम है, उमाइकोटा, हाइपोकाइटिडोमाइकोटा और लेफिरिंथोमाइकोटा, जिसमें हमें उमाइकोटा के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देखो उमाइकोटा का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम इसकी सेल वॉल की बात करते हैं कि सेलुलोज प्लस ग्लूकन से मिलकर बनी होती है। सेकेंड, इसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे हम गैमेटेंजियोगेमी भी बोलते हैं। सेकेंड नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसी गैमेटेंजियोगेमी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि उमाइकोटा जो है, इसकी एक तो पहले आप फंगस याद रखो कि उमाइकोटा के अंदर कौन कौन सी फंगस आती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पीथियम, दूसरा फाइटोफथोरा, तीसरा वाइट रस्ट, चौथा डाउनी मिल्ड्यू। इन 4 फंगस को तो आपको याद रखना ही रखना है कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करती हैं। तो ये उमाइकोटा से कौन कौन सी, पीथियम, फाइटोफथोरा, वाइट रस्ट यानी कि एल्बुगो कैंडिडा और डाउनी मिल्ड्यू के जितने भी जेनेरा हैं वो सारे उमाइकोटा से बिलोंग करते हैं, राइट। अब देखो इनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स आती हैं, जैसे एक होता है एम्फिगाइनस, एक होता है पैरागाइनस। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है कि फाइटोफथोरा में एम्फिगाइनस टाइप पाया जाता है। मतलब एम्फिगाइनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऊगोनियम जो है वो एंथ्रीडियम के थ्रू ग्रो करती है, और पैरागाइनस जो है वो पर्टिकुलरली अटैच्ड, इस तरीके से बस सिर्फ अटैच रहेगी, इसके थ्रू होके नहीं वो करेगी, सिर्फ अटैच रहेगी पैरागाइनस में। तो एंथ्रीडियम इज अटैच टू द साइड ऑफ द ऊगोनियम विच इज पैरागाइनस, और एम्फिगाइनस मतलब थ्रू द एंथ्रीडियम जब ऊगोनियम ग्रो करता है तो उसे बोलते हैं। तो एम्फिगाइनस फाइटोफथोरा में पाया जाता है और पैरागाइनस जो है वो पर्टिकुलरली पीथियम में पाया जाता है, राइट। अब हम उमाइकोटा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो उमाइकोटा जो है वो सिनोसिटिक हाइफी रखता है। देखो सिनोसिटिक का मतलब होता है, हाइफा 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो डायरेक्टली होगा यानी कि उसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे, इसे ही हम बोलते हैं सिनोसिटिक, या फिर इसे ही हम टर्म देते हैं एसेप्टेट, या फिर ऐसा होगा जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट। अब सिनोसाइटिक हाइफा जो है यानी कि एसेप्टेट जो है वो एक तो उमाइकोटा के अंदर आपको मिलेगा, एक जाइगोमाइकोटा के अंदर आपको मिलेगा। 2 में ही बस एसेप्टेट हाइफा होगा, बाकी सब में सेप्टेट होता है, जैसे एस्कोबेसिडियो, ड्यूटेरो, इन सब में सेप्टेट हाइफा प्रेजेंट होता है। उमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, ऑब्वियस ही बात है हर फाइलम के आपको स्पोर्स पता होने चाहिए, उसमें सेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं, उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से बनते हैं, लाइक दिस। तो जैसे मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जैसे जू स्पोर हो गए,
और सेलुलोज प्लस ग्लूकन्स नहीं, सेलुलोज प्लस हाइड्रोक्सीप्लोरीन की ये बनी रहती है। तो सेलुलोज जो है वो सेलुलोज प्लस हाइड्रोक्सीप्लोरीन की बनी होती है और इसी ऊमाइकोटा को एग फंजाई, शूडो फंजाई और जूस्पोरिक फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाइफ्लेजिलेट जूस्पोर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें भी बाइफ्लेजिलेटी है। देखो प्रोटोजोआ वाले प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा की तरह इसमें भी बाइफ्लेजिलेटी है, लेकिन यहाँ पर जो बाइफ्लेजिलेशन है ये क्या है, एंटीरियर टिंसल है और पोस्टीरियर विप्लेस है, इसीलिए हम इस तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं, राइट। टिंसल मतलब वहाँ पर हेरी लाइक एपेंडेजेस जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, राइट। अब देखो ट्रू फंजाई और ऊमाइसीड्स के अंदर जो हम पहले क्लासिफिकेशन का बेसिस देख रहे थे, एक तो इनकी सेल वॉल में बहुत डिफरेंस है कि ऊमाइकोटा की सेलुलोज प्लस हाइड्रोक्सीप्लोरीन की बनी होती है और ट्रू फंजाई की काइटिन से मिलकर बनी होती है। दूसरा जो स्टिरोल है, जो ऊमाइसीड्स होते हैं उसमें फकोस्टिरोल प्रेजेंट होता है, जबकि ट्रू फंजाई में अर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है। ये किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्टोरेज कंपाउंड की बात करें तो ऊमाइसीड्स के अंदर माइकोलैमिनिन है, जबकि इसके अंदर ट्रू फंजाई के अंदर ग्लाइकोजन है। अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, राइट। ये था बेसिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसके बाद तो जो जाइगोमाइसीड्स का क्लासिफिकेशन है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो म्यूकर, राइजोपस वगैरह आते हैं ये पर्टिकुलरली आते हैं जाइगोमाइसीड्स में। उसके बाद में एस्कोमाइकोटा जो है वो तो बड़ा ग्रुप है। एस्कोमाइकोटा के अंदर तो बहुत सारे फंजाइज आते हैं, जैसे कि हम ट्राइकोडर्मा और एस्परजिलस, ये सारी जो हैं ये पर्टिकुलरली एस्कोमाइसीड्स के अंदर है। न्यूरोस्पोरा ये एस्कोमाइसीड्स के अंदर आती हैं। बेसिडियो के अंदर आपको रस्ट और स्मट याद रखना है, क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी कि कौन सी पर्टिकुलर कौन सी फाइलम के अंदर आती है, तभी हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ पाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि सबसे पहले फंजाई की फर्स्ट बुक किसने लिखी और फर्स्ट टेक्स्ट बुक किसने लिखी, राइट। तो पहली जो बुक लिखी गई थी वो वैन स्टीर बीच के द्वारा लिखी गई थी, और फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस बुक का नाम भी पूछा गया है, द डिजीजेज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। और ये किसने लिखी थी, जे.जी. कुहेने ने लिखी थी। और कब लिखी थी, ये तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। जे.जी. कुहेने ने 1858 के अंदर बुक लिखी थी, द डिजीजेज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिपोर्टेड द हेट्रोसियस एंड रोल ऑफ पक्सीनिया। देखो हेट्रोसियस नेचर का मतलब क्या होता है। देखो जब हम रस्ट की बात करते हैं, जो कि विसिडियो से बिलोंग करती है ना, जब हम रस्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रस्ट जो है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो ओटोइसियस होगी या तो वो हेट्रोइसियस होगी। ओटोइसियस का मतलब है कि जब रस्ट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम उसे बोलते हैं ओटोइसियस रस्ट। हेट्रोइसियस रस्ट का मतलब हुआ कि जब उसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोइसियस नेचर। तो ये जो हेट्रोइसियस नेचर है रस्ट का, कि दो अलग अलग होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये हेट्रोइसियस नेचर एंटोन डीबेरी के द्वारा 1865 में बताया गया था, राइट। अब जब हम रस्ट की बात करते हैं तो रस्ट के अंदर 5 अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें हम PUTB के नाम से याद रखते हैं, जिसका मतलब है पिक्नियो स्पोर्स, एसियो स्पोर्स, यूरेडो स्पोर्स, टीलियो स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स, राइट। अब इनमें से जो सबसे पहला पिक्नियो स्पोर्स जो है उसके बारे में, जिसे हम पर्टिकुलरली पिक्नियो स्पोर्स के नाम से भी जानते हैं और सेक्सुअल स्पोर के नाम से भी जानते हैं, इस तरीके से। तो ये जॉन क्रेगी ने 1927 के इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, राइट। इसीलिए जो एसियो स्पोर है उसको फर्स्ट स्टेज, यूरेडियो स्पोर को सेकंड स्टेज, टीलियो स्पोर को थर्ड स्टेज, बेसिडियो स्पोर को फोर्थ स्टेज और पिक्नियो स्पोर को 0 स्टेज के नाम से जाना जाता है। इनको इसी तरह सीक्वेंस वाइज याद रखना है, 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट। नेक्स्ट आता है हेट्रोथैलिज्म एंड इन विच फंजाई। देखो हेट्रोथैलिज्म का क्या मतलब होता है। थैलस, 3 टर्म आती हैं, एक पहला हाइफी, दूसरा माइसीलियम और तीसरा थैलस। थैलस का मतलब होता है कंप्लीट वेजिटेटिव पार्ट या कंप्लीट बॉडी ऑफ द फंगस। माइसीलियम का मतलब होता है कि बहुत सारी हाइफी मिलके जो फंगस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम बोलेंगे माइसीलियम, राइट। अब थैलस का मतलब हो गया कंप्लीट बॉडी। थैलस, हेट्रोथैलिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 टर्म आती हैं, एक होता है होमोथैलिज्म, एक होता है हेट्रोथैलिज्म। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर थैलस खुद में सेल्फ फर्टाइल है तो वो हुआ होमोथैलिक, यानी कि उसको फर्टिलाइजेशन के लिए या मेटिंग के लिए 2 मेटिंग टाइप्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही, उसका खुद का एक मेटिंग टाइप ही रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ एक थैलस की रिक्वायरमेंट है, तो हम बोलेंगे होमोथैलिक फंगस है। जबकि हेट्रोथैलिक के मतलब कि इसको अलग अलग 2 थैलस की रिक्वायरमेंट है मेटिंग के लिए, यानी कि 2 अलग अलग मेटिंग टाइप ऑफ थैलस की रिक्वायरमेंट है, तो ये हुआ हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म को सबसे पहले राइजोपस के अंदर ब्लैक्सली नाम के साइंटिस्ट ने 1904 के अंदर डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है हेट्रोकैरियोसिस एंड इन विच फंजाई। हेट्रोकैरियोसिस का मतलब क्या हो गया, देखो हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट और कैरियोन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी कि डिफरेंट जो न्यूक्लियस हैं वो। तो हैंसन एंड स्मिथ ने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस दिए थे थ्रू द हेट्रोकैरियोसिस इन बुट्राइटिस सिनेरिया। तो याद रखना है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रेसेस किसने दिए थे, हैंसन एंड स्मिथ ने दिए थे, किसमें, बुट्राइटिस सिनेरिया में और हेट्रोकैरियोसिस। नेक्स्ट आता है हु फर्स्ट रिपोर्टेड द ड्यूल फिनोमिना एंड इन विच पैथोजन। तो पर्टिकुलरली फिजियोरियम के अंदर ड्यूल फिनोमिना दिया गया था हैंसन के द्वारा।
नेक्स्ट आता है पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। देखो पैरासेक्सुअल साइकिल होता क्या है, बेसिकली ड्यूटेरोमाइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर पैरासेक्सुअल साइकिल या पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। इसे हम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, इसे हम फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले पोंटोकार्पो एंड रोपर ने की थी, जिसके अंदर पर्टिकुलरली जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है हेट्रोकैरियोसिस, और ये हेट्रोकैरियोसिस अलग अलग मेथड्स के थ्रू अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसे हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है वो पोंटोकार्पो एंड रोपर ने 1952 में और एस्परजिलस निडुलेंस में दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो पैरासेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो है ये तो पोंटोकार्पो एंड रोपर के द्वारा दिया गया था, ब्लैक्सली के द्वारा पर्टिकुलरली हेट्रोथैलिज्म दिया गया था 1904 के अंदर, तो इस तरीके से आपको ईयर के साथ भी याद रखना है। नेक्स्ट है विच फंजाई प्रोड्यूस हुक एंड डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा का तो सबको पता है, डोलीपोर सेप्टम जो है पर्टिकुलरली, देखो डोलीपोर सेप्टा होता क्या है, बेसिकली एक परफोरेटेड सेप्टा होता है जिसमें कि पर्टिकुलर कवर्ड रहता है कैप से, जिसे हम बोलते हैं पेरेंथोसोम, यही डोलीपोर सेप्टा है। और ये डोलीपोर सेप्टा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर। और जब हम क्लैम्प कनेक्शन की बात करते हैं तो ये भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर, क्योंकि बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर N+N कंडीशन बनती है जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये क्लैम्प कनेक्शन ही रेस्पॉन्सिबल होता है N+N कंडीशन के लिए। जबकि जो एस्कोमाइसीट्स के मेंबर हैं, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स जो हैं वो ग्रुप के फंजाई जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। तो जैसे एस्कोमाइकोटा जो है उसके अंदर क्रूजियर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि N+N जो कंडीशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बट ये रेस्ट्रिक्टेड होती है डाइकैरियोटिक फेज, और जबकि यहाँ पर बेसिडियोमाइकोटा के अंदर ये डाइकैरियोटिक फेज जो है वो फ्री रहती है। नेक्स्ट आता है डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मतलब ऐसी फंगस जो कि एग्जिस्ट कर सकती है माइसीलिया के फॉर्म में भी और यूनिसेलुलर फॉर्म में भी, जैसे ईस्ट वगैरह जो है वो डाइमॉर्फिज्म दिखाते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव फेज इज डिप्लॉयड। ईस्ट एलोमाइसिस इन सब में वेजिटेटिव फेज जो है वो डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट आता है डिफाइन होलोमॉर्फ एंड सिनेमोमॉर्फ। देखो 4 तरीके की आप मॉर्फ पढ़ते हो यहाँ पर, विच इज देखो 2 टर्म आती है, एनामॉर्फ, टीलोमॉर्फ, होलोमॉर्फ और सिनोमॉर्फ। एनामॉर्फ का मतलब होता है यहाँ पर हम एसेक्सुअल जो स्टेज है उसको बता रहे हैं, टीलोमॉर्फ का मतलब है कि हम सेक्सुअल स्टेज को बता रहे हैं, होलोमॉर्फ का मतलब है A+T, एसेक्सुअल स्टेज भी बता रहे हैं और सेक्सुअल स्टेज भी बता रहे हैं, यानी कि एनामॉर्फिक और टीलोमॉर्फिक जब दोनों की बात कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे होलोमॉर्फ। सिनेमोमॉर्फ क्या होता है कि कुछ ऐसी फंगस हैं जिनमें कि डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फिजेरियम, आप सभी को पता है कि फिजेरियम के अंदर मैक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोकोनिडिया भी प्रोड्यूस होते हैं, इवन रेस्टिंग स्ट्रक्चर क्लेमाइडोस्पोर्स भी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे मैक्रोकोनिडिया माइक्रोकोनिडिया ये 2 अलग तरीके के एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, इसीलिए इसको बोला जाता है सिनेमोमॉर्फ, यानी कि किसी फंगस के अंदर अगर एक से ज़्यादा तरीके की सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे सिनेमोमॉर्फ। नेक्स्ट आता है एक्टोमाइकोराइजा। देखो माइकोराइजा जो है पर्टिकुलरली माइकोराइजा जो टर्म है वो बेसिकली फ्रैंक के द्वारा दी गई थी, इसके अलावा जो एप्रेसोरियम टर्म है वो भी फ्रैंक के द्वारा दी गई थी। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है कि जब जो फंगस है वो एसोसिएशन करती है हायर प्लांट की रूट्स के साथ में, कि कुछ फायदा फंगस को होगा और कुछ फायदा प्लांट्स को होगा, तो इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यही माइकोराइजा है। माइकोराइजा को हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप ऑफ द फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ये माइकोराइजा है। 2 तरीके का हो सकता है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा मतलब जो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट ना कर पाए प्लांट की सेल को, तो वो बाहर सरफेस पे रहेगा, और एंडोमाइकोराइजा मतलब जो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाए। अब देखो एक्टोमाइकोराइजा जो है उसके अंदर हर्टिंग नेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, हर्टिंग नेट्स कौन से टाइप ऑफ माइकोराइजा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो एक्टोमाइकोराइजा के अंदर। एंडोमाइकोराइजा की क्या स्पेशलिटी है, इसके अंदर वार्म फंजाई आते हैं। वार्म फंजाई का मतलब यहाँ पर वार्म की फुल फॉर्म होती है वेस्कुलर एल्वेस्कुलर माइकोराइजा, यानी कि एक तो इसके अंदर वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी जो आर्बस्क्यूल जो नाम दिया गया है वो आर्बस्क्यूल नाम किस चीज़ के लिए दिया गया है, आर्बस्क्यूल जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर जो पर्टिकुलर फंगस और प्लांट हैं वो अपने फूड का एक्सचेंज करते हैं, जो मटेरियल वो आपस में आदान प्रदान करते हैं, वहाँ पर जिस स्ट्रक्चर में होता है उसको बोला जाता है आर्बस्क्यूल। तो एंडोमाइकोराइजा के अंदर आता है वार्म फंजाई, राइट, या वार्म माइकोराइजा। नेक्स्ट आता है म्यूरिफॉर्म एंड पायरिफॉर्म। देखो कोनिडिया के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कौन सी पर्टिकुलर जो फंगस होती है उसके पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोनिडिया कैसे होते हैं। जैसे कि अल्टरनेरिया जो होता है उसमें म्यूरिफॉर्म टाइप ऑफ कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, पायरिकुलेरिया के अंदर पायरिफॉर्म कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। पायरिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पियर शेप्ड की जो कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं वो, और म्यूरिफॉर्म कोनिडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक अल्टरनेरिया का कोनिडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट आता है फ्लेम शेप के कोनिडिया जो है वो वेंचुरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। शिकल शेप के कोनिडिया जो होते हैं क्लेटोट्राइकम के अंदर। वैसे तो हम क्लेटोट्राइकम को जब हम एस्कोमाइकोटा
पढ़ेंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे। कोलेटोट्राइकम काफ़ी इंपॉर्टेंट फंगस है बेसिकली, जो कि एंथ्रेक्नोज डिजीज कोज करती है। कोलेटोट्राइकम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। देखो फंगस की दो तरीके की फ्रूटिंग बॉडी हो सकती है, एक एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के अंदर तो हम जैसे स्पोरोडोजिया, सिनेमा, पर्टिकुलरली एसेरुलाई, इन सबको पढ़ते हैं। तो जो कोलेटोट्राइकम है उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, वो कौन सी होती है? एसेरुलाई बनती है। अब जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर, पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है। जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसके अंदर जो पर्टिकुलर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती है, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोथीसिया। इसी तरीके से जैसे हमने अभी वेंचुरिया एप्पल स्केव की बात की है, तो इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली शूडोथीसिया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सिकल शेप के कोनिडिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? कोलेटोट्राइकम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है फेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। देखो फेनोगेमेटिक कॉपुलेशन का मतलब होता है दो नेक्ट गैमेट्स हैं और उनका फ्यूजन होना है। ये तीन तरीके का हो सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, हेट्रोगेमी। हमने क्या कहा? दो गैमेट्स का। इट मीन्स कि दो गैमेट्स कैसे भी हो सकते हैं, या तो वो एकदम सेम होंगे जैसे कि सेम शेप और साइज के अंदर, तो उसे बोला जाएगा आइसोगेमी, या फिर हो सकता है कि एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा हो, राइट, तो इसे हम बोलेंगे एनाइसोगेमी। और दूसरा हो सकता है कि एक जैसे गोल हो और दूसरा ऐसे स्पाइरल शेप में, मतलब किसी भी शेप में। तो जब शेप में भी अंतर होता है तो उसे बोलते हैं हेट्रोगेमी। एक बार फिर से सुनो, आइसोगेमी का मतलब होता है सेम टू सेम, दोनों जो गैमेट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, साइज में भी, शेप में भी। अगर गोल है तो गोल होंगे, जितनी साइज है वो सेम साइज के होंगे। एनाइसोगेमी का मतलब होगा कि शेप तो सेम होगी लेकिन यहाँ पर जो साइज है वो डिफर करेगी। और हेट्रोगेमी का मतलब होता है कि शेप और साइज दोनों ही डिफर करती हैं। इसका एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे आइसो के अंदर एस और ओ आ रहा है तो सिनकाइट्रियम और ओल्पिडियम, एनाइसोगेमी के अंदर ए से एनाइसोगेमी और ए से एलोमाइसिस। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स जो है उनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है डाइकैरियोटिक स्पोर्स इन रस्ट फंजाई। अभी हमने डिस्कस किया कि रस्ट फंजाई जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार आएगी रस्ट फंजाई। इसके अंदर 5 तरीके के स्पोर्स बनते हैं, PAUTB। तो जो पर्टिकुलर AUT होते हैं ये पर्टिकुलरली डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक स्पोर्स का मतलब क्या होता है? N+N। लेकिन जो बाद में जाके टीलियो स्पोर्स होते हैं वो तो फिर भी डिप्लॉइड हो जाते हैं, 2N हो जाते हैं। लेकिन एक बार के लिए हम इन तीनों को ही N+N डाइकैरियोटिक की कंडीशन में, डाइकैरियोटिक का मतलब होता है N+N, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2N और हैप्लॉइड का मतलब होता है N। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प बेसिकली एक ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, फ्रूटिंग बॉडी हम बोल सकते हैं, जैसे कि एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, अलग अलग तरीके की हो सकती है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन था जिसने फंजाई को स्टडी किया और डिटेल स्टडी किसने की? तो इंडिया के अंदर तो JF जो KR कीर्तिकर थे उन्होंने फर्स्ट स्टडी की थी फंजाई की, और JF दस्तूर जो उन्होंने डिटेल स्टडी की थी फंजाई पे और उनके डिजीजेस पे। नेक्स्ट आते हैं जूस्पोर और जाइगोस्पोर। अभी हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले ओमाइकोटा की बात की। देखो प्रोटोजोआ को आप एक तरफ छोड़ो, प्रोटोजोआ के बाद में जब हम क्रोमिस्टा की बात करते हैं तो उसमें ओमाइकोटा आता है, और बेसिकली फंजाई के अंदर हम जो जनरली पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा। जबकि क्रिकेटाल की क्लासिफिकेशन में हम पहले डिस्कस कर चुके कि ड्यूटेरोमाइकोटा का कहीं पर जिक्र नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि फंगस तो है तो हम पढ़ना तो है। तो पर्टिकुलरली वो जो स्पोर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो जैसे जो पर्टिकुलर ओमाइकोटा है उसमें सेक्सुअल स्पोर ऊ स्पोर्स बनते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स जू स्पोर्स बनते हैं। उसी तरीके से जो जाइगोस्पोर है उसके अंदर पर्टिकुलरली जू स्पोर बनते हैं जो कि पर्टिकुलरली मोटाइल नहीं होते हैं, और जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली सेक्सुअल स्पोर्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। ऐसे ही एस्कोमाइकोटा में क्या होता है? पर्टिकुलरली एस्कोस्पोर्स एज ए सेक्सुअल स्पोर्स रहते हैं, कोनिडिया एज ए एसेक्सुअल स्पोर्स रहते हैं। इसी तरीके से बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं वो बेसिडियो उसके अंदर, और ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर कोनिडिया जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल स्टेज बेसिकली ड्यूटेरोमाइकोटिना की मिलती नहीं है, जैसे ही उसको मिलते हैं उसको एसिडियो या बेसिडियो, एस्को या बेसिडियो में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना ड्यूटेरोमाइकोटा को हम इम्परफेक्ट फंजाई के रूप में जानते हैं, और ये इम्परफेक्ट फंजाई जो टर्म है ये फकल नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, है ना। तो इस तरीके से तो जू स्पोर जो है वो क्या होंगे? वो तो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। अगर ये जू स्पोर मोटाइल है तो हम बोलेंगे कि ये किसमें है? ऊ माइकोटा के होते हैं। जबकि जाइगोस्पोर जो जाइगोमाइकोटा होता है उसमें जो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, है ना। और जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जाइगोमाइसीड्स का पर्टिकुलरली थिक वॉल्ड डिप्लॉइड। देखो ऊ माइकोटा में जो ऊ स्पोर होते हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ये भी डिप्लॉइड होते हैं, और जाइगोमाइकोटा में जो जाइगोस्पोर्स होते हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और ये भी डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओमाइकोटा के सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स। अभी हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल स्पोर्स जू स्पोर्स होंगे और सेक्सुअल स्पोर्स ऊ स्पोर्स होंगे। नेक्स्ट आता है जाइगोमाइकोटिना के जाइगोमाइकोटिना के एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर्स जाइगोस्पोर्स होंगे और एसेक्सुअल स्पोर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, क्लेमाइडोस्पोर्स हो गया, ओइडिया हो गया। नेक्स्ट आते हैं एस्कोमाइकोटिना में, तो एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, ये हमने अभी डिस्कस किया।
सेम बेसिडियोमाइकोटिना में। देन बेसिडियोमाइकोटिना कैसे एस्कोमाइकोटिना से डिफर है, तो देखो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनमें यहाँ पर जो एक मेंशन किया गया है, जब भी एस्कोमाइकोटिना के अंदर एस्कस, पहली बात तो याद रखो कि एस्कोमाइकोटिना जो है उसे सेक लाइक फंजाई बोला जाता है या सेक फंजाई बोला जाता है। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, AS आ रहा है, एस्को तो सेक लाइक फंजाई, जो कि बेसिडियो जो है उसे क्लब शेप्ड फंजाई बोला जाता है। तो जो क्लब शेप की स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स बनते हैं वो नंबर ऑफ स्पोर्स 4 होते हैं। तो क्लब शेप की स्ट्रक्चर में क्या बनते हैं, बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। ये बेसिडियो स्पोर्स नंबर में कितने होते हैं, 4, जबकि एस्को स्पोर्स जो होते हैं, जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, ये जो होते हैं टोटल नंबर में 8 होते हैं। जरूरी नहीं, ये एक यूजुअल जनरल है कि 8 बनते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 8 बनेंगे। देर आर ऑलवेज एन एक्सेप्शंस देयर, लाइक 8 एस्को स्पोर्स के साथ में 12, 16, 512 इस तरीके से एस्को स्पोर्स भी बन सकते हैं, बट वो इन जनरल जो एस्को स्पोर्स का नंबर होता है वो 8 होता है, जो कि सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। ये एक जनरल डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है लाइकेन और माइकोराइजा। हमने भी डिस्कस किया। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है, फंजाई और प्लांट्स के साथ में जो रिलेशनशिप होता है वो कहलाता है माइकोराइजा। लाइकेन मतलब एल्गी का फंजाई के साथ में या साइनोबैक्टीरिया के साथ में जो पर्टिकुलर एसोसिएशन होता है, फंजाई का सॉरी एल्गी के साथ में और साइनोबैक्टीरिया के साथ में, उसे हम बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉल्यूशन होता है उसके इंडिकेटर के रूप में काम आते हैं लाइकेन, क्योंकि लाइकेन सिर्फ वहीं उगेगा जहां पर पॉल्यूशन फ्री एरिया होगा, है ना। अलग अलग तरीके के 3 तरीके के लाइकेन हो सकते हैं, 2 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सोरिडिया और इसीडिया से हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर और फिजियोलॉजिकल रेसेस। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर तो इरिक्शन ने दिया था, और स्टेकमैन ने जो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रेसेस दिए थे रस्ट फंगस के अंदर, पक्सीनिया ग्रामिनीस के अंदर। नेक्स्ट आता है माइकोराइजा एंड कॉज ऑफ क्लब रूट ऑफ कैबेज, जिससे हमने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो माइकोराइजा टर्म है वो फ्रैंक ने दी थी, 1885 के अंदर दी थी। MS वोरोनिन ने डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि MS वोरोनिन ने डिस्कवर किया था नेम और कॉजल एजेंट ऑफ क्लब रूट ऑफ कैबेज, विच इज प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, जिसे हम फिंगर एंड टॉड डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं वो हम हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है। MS वोरोनिन ने इसकी डिस्कवरी की थी। एसिडिक सोइल में ज़्यादा आता है, 5.2 pH के ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहता है, इसीलिए इसके रिक्लेमेशन के लिए हम लाइम का यूज़ करते हैं, जो कि pH को बढ़ा देता है। तो 7.2 7.4 pH पे कम से सबसे कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हॉर्मोन्स का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, सबसे पहले किसने देखा। तो देखो अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि यह हम बोल सकते हैं अलग अलग तरीके के सेक्शुअल हॉर्मोन्स होते हैं, जिसका सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट एंटोन डी बेरी ने देखा था कि अकाइला के अंदर कुछ सेक्शुअल हॉर्मोन्स हैं जो पर्टिकुलरली इंटरफेयर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, है ना। अब अलग अलग तरीके के, जैसे कि पर्टिकुलरली जेरालेनिनोन है, फ्यूजेरिक एसिड है, ये फ्यूजेरियम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओक्राटॉक्सिन है, ओक्रेसियस है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर एकाइला, एलोमाइसिस, ये जो सारी जो फंगस होती हैं इनके अंदर सेक्शुअल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो भी अलग अलग। ट्रिस्पोरिक एसिड है, अल्फा फैक्टर, ये अलग अलग तरीके के सेक्शुअल हॉर्मोन्स हैं जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। तो पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एंटोन डी बेरी ने अकाइला के अंदर खोजा था। नेक्स्ट आता है होलोकार्पिक और यूकार्पिक फंगस। देखो एक पर्टिकुलर कोई थैलस है फंगस का, अगर ये पूरा का पूरा ही थैलस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव पोर्शन में, तो उसे हम बोलेंगे होलोकार्पिक। लेकिन अगर इस थैलस का सिर्फ एक कोई पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है और बाकी का वेजिटेटिव फेज में ही पड़ा रहता है, तो इसे हम बोलते हैं यूकार्पिक। जैसे होलोकार्पिक का एग्जाम्पल है ईस्ट, ओल्पीडियम, और जबकि यूकार्पिक का एग्जाम्पल है पीथियम और फाइटोफथोरा। इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वो वाली चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखनी है, यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, बाकी इनको आपको याद ही रखना है। जैसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस जो होता है वो सिनकाइट्रियम। अब देखो सिनकाइट्रियम जो है वो क्या करता है, सिनकाइट्रियम जो जीनस है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो फंगस है वो पर्टिकुलर एक डिजीज कोज करती है, विच इज़ व्हाट, डिजीज ऑफ पोटैटो। ये पर्टिकुलरली क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की डिजीज है दार्जिलिंग हिल्स के अंदर। क्वारंटाइन शब्द का क्या मतलब होता है, हमने पहले के वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया। क्वारंटाइन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है 40 डेज, राइट। मतलब एक लीगल रेस्ट्रिक्शन है, हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को नहीं लेके जा सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव मटीरियल जो है उसको नहीं लेकर जा सकते हैं, ताकि हम किसी एक नए एरिया पर, किसी प्रीवियसली एरिया पर एग्जिस्टेंस जिस बीमारी का है उसको नए एरिया पर रोकने के लिए हम एक लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, विच इज़ क्वारंटाइन। तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो है वो पर्टिकुलरली उस जगह पर जो दार्जिलिंग हिल्स है वहाँ पर क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस का पर्टिकुलर डिजीज है। नेक्स्ट है साउथिस्ट हाइफी जो है सेप्रोलेग्नियल्स में होता है। सेप्रोलेग्निया जो होता है पर्टिकुलरली माइकोटा के अंदर आता है। सेप्रोलेग्निया को हम वाटर मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है
कौन सा ऐसा फंजाई है जो कि ग्लूकोज को एज ए कार्बन सोर्स यूटिलाइज नहीं करता है, फैटी एसिड से लेता है, तो जैसे एपोडेकाइला, लेप्टोमिटस, सेप्रोले, और इनके अंदर जो काइटिन कंटेनिंग फंजाई होते हैं बेसिकली ये। देखो आपको इतना भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ओमाइकोटा में जैसे हमने बोला कि सेलुलोज ही उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि काइटिन जो है वो ओमाइकोटा ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी उनमें काइटिन जो है वो सेल वॉल काइटिन की बनी होती है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको अकॉर्डिंगली पढ़ना है। नेक्स्ट आता है राइजोपस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो जो डिफरेंट टाइप के फ्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे हैं एनारोबिक कंडीशन के अंदर राइजोपस से मिलते हैं, और राइजोपस जो है वो डिजीज़ भी कोज करता है। जैसे राइजोपस स्टोलिनिफर है तो सॉफ्ट रोट ऑफ स्वीट पोटैटो कोज करता है। इसी तरीके से राइजोपस जो है उसे ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये पर्टिकुलरली बहुत एयरबॉर्न होता है, इसीलिए लेबोरेटरी के अंदर भी काफ़ी जो कंटामिनेशन है वो कोज करता है। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ फंजाई हैविंग सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। तो जैसे ओमाइसीड्स के जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो फंजाई होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलरली सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट आता है पीथियम और फाइटोप्थोरा के अंदर जूस्पोर का प्रोडक्शन। देखो जूस्पोर का जो प्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइटोप्थोरा के जूस्पोर का प्रोडक्शन, जो कि 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी शुगर फंजाई, द सीवेज फंगस। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी शुगर फंजाई सेप्रोलेग्निया को बोला जाता है, द सीवेज फंगस लेप्टोमिटस को बोला जाता है, हनी मशरूम या हनी फंगस जो है वो आर्मिलेरिया मीलिया को बोला जाता है, कैरोसिन फंगस इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ डाइकोट और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मोनोकोट, है ना। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो डाइकोट है वो ब्रेमिया, पेरेनोस्पोरा, प्लाज्मोपोरा, शूडोपेरेनोस्पोरा, ये अलग अलग डाउनी मिल्ड्यू के जेनेरा है जिनके द्वारा कोज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अलग अलग नाम क्या है। अभी हमने डिस्कस कर लिया एस्को। एस्को से हम याद रखेंगे सेक फंजाई, बेसिडियो से याद रखेंगे क्लब फंजाई, ड्यूटेरो से याद करेंगे इम्परफेक्ट फंजाई जो कि टर्म फकल ने दी थी। मेस्टिकोमाइकोटिना को हम बोलेंगे जूस्पोरिक फंजाई, और जाइगोमाइकोटिना को हम बोलेंगे जाइगोट फंजाई या कॉन्जुगेशन फंजाई। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट रोट ऑफ स्वीट पोटैटो। सॉफ्ट रोट ऑफ स्वीट पोटैटो राइजोपस स्टोलिनिफर और सॉफ्ट रोट ऑफ स्क्वेस चिनोफोरा के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा है जो रस्ट के गोड के रूप में जाने जाते हैं और फेस्टिवल कब मनाया जाता है। तो देखो होता क्या था, सबसे पहले जब हम रस्ट की बात करते हैं तो रस्ट जो है ना पर्टिकुलरली उसमें जब इनिशियल टाइम पर ये रस्ट की डिजीज़ आई थी तब लोग ऐसा मानते थे कि ये कोर्स ऑफ गॉड है, भगवान का श्राप है जो कि हमें दिया जा रहा है कि हमारी क्रॉप्स को वो ख़राब कर रहे हैं, हमने कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसके रिगार्डिंग हमें पनिश किया जा रहा है गॉड के द्वारा, ऐसा मानते थे। वो जिन गॉड को पूजते थे उनका नाम था रोबिगस एंड रोबिगो। बेसिकली इन गॉड को खुश करने के लिए वो 25 अप्रैल को एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जिसमें जो रेड स्किन या ब्राउन स्किन वाले जो एनिमल्स होते थे उनकी बलि देते थे। ये स्टोरी है रस्ट के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली। तो जो रोबिगस एंड रोबिगो हैं ये उनके गॉड के नाम थे जो उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे रोमन लोगों के द्वारा, और रोबिगोलिया जो फेस्टिवल है वो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता था और उनके अपने गॉड को खुश करने के लिए, ताकि वो ये जो प्रकोप है जो उनका मानना था कि ये प्रकोप जो पर्टिकुलर गॉड के द्वारा किया गया है उसको वो कम करें। नेक्स्ट आता है कॉर्पोफिलस फंजाई। क्या होता है कॉर्पोफिलस फंजाई का मतलब होता है डंग लविंग फंजाई, यानी कि जो कि डंग के ऊपर पर्टिकुलरली ग्रो करते हों। नेक्स्ट आता है ब्रेड मोल्ड या पिंक रेड ब्रेड मोल्ड किसको कहा जाता है। तो ब्रेड मोल्ड जैसे राइजोपस नाइगर और पिंक ब्रेड मोल्ड जो है वो न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है उसको जेनेटिक स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, इसको जेनेटिक मॉडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है पेरिथीशियल क्लिस्टोथिलियर एस्कोस्टोमेटिक। यहाँ पर आप नाम याद रख सकते हैं, आगे हम इसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पाउडर मिल्ड्यू के जेनेरा। तो देखो पाउडर मिल्ड्यू के जेनेरा को भी हम अलग अलग तरीके से, जैसे उनका माइसिलियम कैसा है, एंडोफाइटिक है कि एपिफाइटिक है। एंडोफाइटिक के अंदर तो दो ही आते हैं, जैसे लेविलुलिया और फाइलेक्टिनिया। फाइलेक्टिनिया के अंदर बल्बस टाइप ऑफ एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। यही पूछा जाता है कि बल्बस टाइप ऑफ एपेंडेजेस किस में होते हैं, तो फाइलेक्टिनिया में होते हैं। जबकि एपिफाइटिक के अंदर हम आगे नेक्स्ट दो और तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि सिंगल एस्केस है कि मैनी एस्केस है, उस तरीके से फिर इसके अंदर ये चारों आ जाते हैं। ईरिसिफिब जिसके अंदर जनरली माइसिलियल टाइप ऑफ एपेंडेजेस होते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, पोडोस्फेरा, एपिस्फेरा एंड सिनुला, ये चारों आते हैं। नेक्स्ट आता है लीफ कर्ल। देखो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, पीच लीफ कर्ल, प्लम पॉकेट डिजीज़, ये सब। पीच लीफ कर्ल इस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीफ कर्ल पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है, बट ऐसा नहीं है। पीच लीफ कर्ल जो है वो वायरस से ना होकर टेफ्रिना से होती है, और टेफ्रिना की कौन सी स्पीसीज है, टेफ्रिना डिफॉर्मेंस से होती है। प्लम पॉकेट डिजीज़ है वो टेफ्रिना प्रूनी से होती है, और विचेस ब्लूम ऑफ चेरीज जो है वो टेफ्रिना एपिफाइला से होती है। नेक्स्ट आता है स्पिंडल शेप के और हेड शेप के एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो किस में बनते हैं। तो स्पिंडल शेप के जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो स्पर्मोप्टेरा में, हेड शेप के एस्कोइडिया में। अब यहाँ पर लिखा गया है फुटप्रिंट शेप के एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो एप्पल स्केप के अंदर। देखो
एक तो फुटप्रिंट शेप किया है इसको स्पोर्स, दूसरा एप्पल स्केप जो है जिसे हम बोलते हैं कि इसका जो कॉजल एजेंट है उसका नाम होता है वेंचुरिया इनइक्वालिस। इनइक्वालिस हम लिखते हैं, इनइक्वालिस का मतलब इसके जो कोनिडिया बनेंगे वो साइज़ के अंदर डिफर करेंगे, यानी कि सेम साइज़ नहीं होगी, वो जहाँ पे सेप्टा बन रहा है वहाँ पे सेम साइज़ नहीं होगी, इनइक्वल होंगे साइज़ के अंदर। और इनका आकार कैसा होगा, इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, फुटप्रिंट शेप देते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइकोटिना। अलग अलग तरीके की सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जैसे क्लिस्टोथीसियम हो गया, पाउडर मिल्ड्यू के अंदर बनती है, पेरीथीसियम हो गया, एपोथीसियम हो गया, पायरेनोमाइसिट्स के अंदर बेसिकली पेरीथीसियम बनता है ना। तो इस तरीके से सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है डिजीज स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोशियम इज नोन एज। देखो स्क्लेरोटिनिया बेसिकली एक सोइल बॉर्न फंगस है जिसको होने वाले डिजीज को अलग अलग नामों से, जैसे स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट, सॉफ्ट रोट, वाइट मोल्ड, कोटनी रोट, इन सब के नामों से इसको जाना जाता है। जो स्क्लेरोटिनिया और या फिर हम बोलें कि स्क्लेरोशियम, दोनों अलग अलग फंगस हैं, बट जो एसिड प्रोड्यूस करती हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन यूनिट ट्यूनिकेट एंड बाइन ट्यूनिकेट एसाई। बेसिकली क्या होता है कि जब एक सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उसे बोला जाता है, जब एक सिंगल सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उसे बोला जाता है यूनिट्यूनिकेट, और जब सिंगल के साथ साथ डबल लेयर प्रेजेंट होती है तो उसे बोला जाता है बाइट्यूनिकेट। बाइट्यूनिकेट की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जैक इन द बैक्स, मतलब जब यहाँ से स्पोर्स रिलीज होंगे ना तो इसको हम बोलेंगे जैक इन द बॉक्स मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि यहाँ से लिबरेट होंगे एसिड, ऐसे इस तरीके से डिस्चार्ज होंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलरली एस्कोस्पोर्स से रिलेटेड है, यूनिट्यूनिकेट और बाइट्यूनिकेट। बाइट्यूनिकेट एसाई जो है वो लोक्यूलर एस्कोमाइसिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रूजियर और क्लैम्प कनेक्शन। देखो क्रूजियर का फॉर्मेशन हमने देखा था, क्रूजियर का मतलब होता है एक सेफर्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरीके से, ये जो है ये शेफर्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये वाली जो है ये मदर सेल हो गई। तो इसका क्रूजियर सेल का फॉर्मेशन तो होता है एस्कोमाइकोटा के अंदर। और जो क्लैम्प कनेक्शन होता है, क्लैम्प कनेक्शन का मतलब हो गया कि जो दो नियर बाई एडजॉइंट जो सेल हैं उनके बीच में यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्शन बनता है, इसे बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन, जो कि हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन को एंश्योर करने के लिए होता है। ये बेसिडियोमाइकोटिना में प्रेजेंट होता है। अब हेट्रोकैरियोटिक सिचुएशन तो एस्कोमाइकोटा में भी आती है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए आती है और ये डिपेंडेंट होती है, जबकि बेसिडियोमाइकोटा वाली जो है ये इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट आता है मल्टी स्पोर्ड फंजाई एसाई जो है, जैसे कि टेफ्रिना वगैरह हो गया। ये आपको याद रखना है कि ग्रीन मस्कार्डिंग फंगस किसको बोलते हैं और वाइट मस्कार्डिंग। ग्रीन मस्कार्डिंग फंगस का मतलब है मेटारेजियम एनसिफोलिन और वाइट मस्कार्डिंग का मतलब है ब्यूवेरिना बेसियाना। बडिंग ईस्ट और फीजन ईस्ट तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि बडिंग ईस्ट मतलब सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी और फीजन ईस्ट मतलब साइजोसेकेरोमाइसिस। साइजोसेकेरोमाइसिस को हम फीजन ईस्ट के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली जैसे कौन से मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये पर्टिकुलरली बन रहे हैं, जैसे फीजन के थ्रू बन रहे हैं तो हमने फीजन ईस्ट बोल दिया, बडिंग के थ्रू बन रहे हैं तो हमने बडिंग ईस्ट बोल दिया। नेक्स्ट आता है एस्परजिलस। एस्परजिलस की वैसे 6-7 बहुत तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे एस्परजिलस नाइजर जो उसे हम वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा एस्परजिलस की एक स्पीसीज पढ़ते हैं जो हम माइकोटॉक्सिन के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। देखो माइकोटॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? माइकोटॉक्सिन का मतलब होता है ऐसे टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो कि फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं विच इज़ एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है और हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली हार्मफुल होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह एफ्लाटॉक्सिन जो है उससे बहुत सारी पर्टिकुलर दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, तो एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है वो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। फिर आता है एस्परजिलस नाइजर, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं उसके, जो सिट्रिक एसिड, इटाकोनिक एसिड, इन सबको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी कॉलोनी का कलर भी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर लैब में भी आपने ग्रीन और वाइट जो ब्लैक कलर की कॉलोनीज है वो तो आपने देखा ही होगा। पर्टिकुलरली एस्परजिलस कैंडिडस जो होता है वाइट कलर की कॉलोनी, नाइजर ब्लैक कलर की कॉलोनी, फ्लेवर्स ग्रीन कलर की कॉलोनी, जो कि पर्टिकुलरली जो स्टोरेज कंडीशन है उसके अंदर ये एस्परजिलस फ्लेवर सबसे ज़्यादा दिखता है और जो कि पर्टिकुलर माइकोटॉक्सिन का फॉर्मेशन करता है। माइकोटॉक्सिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिजीज आती है विच इज़ टर्की एक्स डिजीज। देखो टर्की एक्स डिजीज जो है वो 1960 के अंदर आई थी, 1960s के अंदर, और ये पर्टिकुलरली जो बर्ड्स थी, जो कि हम हैंस वगैरह की बात करते हैं, जो बर्ड्स थी उन्होंने इस चीज़ का अफेक्टेड जो कर्नेल्स हैं उनका जब उन्होंने कंजप्शन किया था तो उनके अंदर टर्की एक्स डिजीज़ काफ़ी बहुत मतलब डिवास्टिंग तरीके से आई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है टर्की एक्स डिजीज़ का कॉजल चीज़ क्या है, तो माइकोटॉक्सिन के कारण ये डिजीज़ आई थी। नेक्स्ट आता है एस्परजिलस टमेरी विच इज़ ब्राउन इन कलर।
नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू के कोनिडिया की फीचर्स बताओ। तो देखो पाउडरी मिल्ड्यू के कोनिडिया जो होते हैं वो बाकी अदर एयरबोर्न कोनिडिया के कंपैरिजन में उनमें खुद में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू के कोनिडिया को जर्मिनेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इवन इनको ज़्यादा पानी मिल जाए तो इनके लिए थोड़ा हार्मफुल रहता है कि ज़्यादा पानी मिल गया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि इनमें खुद में इनका जो कोनिडिया होता है उसमें 70% वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है इरिसीमा और इरिसिफी और ब्लूमेरिया, दोनों ही पाउडर मिल्ड्यू के जेनेरा है। पाउडर मिल्ड्यू अलग अलग जेनेरा के द्वारा कोज की जा सकती है, तो जैसे इसमें होस्टोरिया और जो कनेडियल बोल है उनमें अंतर रहता है। नेक्स्ट आता है कैंडल स्नफ फंगस और डेड मैन फिंगर किसको बोला जाता है। तो देखो कैंडल स्नफ फंगस ज़ाइलेरिया हाइपोजाइलोन को, डेड मैन फिंगर ज़ाइलिया पॉलीमोर्फा। नेक्स्ट फॉल्स मॉरल्स और ट्रू मॉरल्स। ट्रू मॉरल्स मोर्शेला को बोला जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि एस्कोस्पोर्स वैसे तो नंबर में कितने होते हैं 8, बेसिडियोस्पोर्स कितने होते हैं 4, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हाइपोक्रिया। हाइपोक्रिया किसकी सेक्शुअल स्टेज है बेसिकली ट्राइकोडर्मा की। तो ट्राइकोडर्मा की क्या है, हाइपोक्रिया भी है और रूफा भी है ना, इसीलिए हम ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जो है उसके अलग अलग स्पीसीज पढ़ते हैं ना, जब हम उनका पूरा टाइटल डिसाइड करते हैं तब। तो हाइपोक्रिया जो है वो किसकी स्टेज है, ट्राइकोडर्मा की। ये 16 इसको स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। अब देखो जो पर्टिकुलर ट्राइकोडर्मा होते हैं उसमें आपको ग्रीन कलर की ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रीन कलर क्या है, ये ग्रीन कलर इनके एस्कोस्पोर्स का है ना कि कोनिडिया का। ये एस्कोस्पोर्स ग्रीन कलर के पाए जाते हैं पर्टिकुलरली ट्राइकोडर्मा के अंदर, इसीलिए वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है, राइट। पोडोस्पोरा जो है उसके अंदर 512 स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स देखो क्लेविसेप्स पर्टिकुलरली कौन सी डिजीज, जैसे अर्गट डिजीज वगैरह हैं, अर्गट ऑफ राई, अर्गट ऑफ बाजरा, अर्गट ऑफ सोरगम, इन सबको कॉज करता है। तो क्लेविसेप्स के एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो फिलीफॉर्म होते हैं शेप में। और ये इन्फेक्शन कैसा होता है, देखो जैसे हम अर्गट ऑफ बाजरा की बात करें तो कब इन्फेक्शन होता है, हमें जो ईयर बनता है, जो बाली बनती है बाजरे की, उस टाइम पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन से मिमिक करते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स के सेम दिखाई देते हैं, तो ये एंटर कर जाते हैं पैथोजन उस टाइम पे, जब पॉलिनेशन हो रहा होता है उस टाइम पे एंटर करते हैं और उसके बाद में डैमेज कोज करते हैं। हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर पर्टिकुलर टॉक्सिन बना लेते हैं, जिसे हम अर्गोटॉक्सिन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द कोनिडियल स्टेज ऑफ स्क्लेरोटीनिया। स्क्लेरोटीनिया की कोनिडियल स्टेज होती है बोट्राइटिस और मोनिलिनिया की होती है मोनिलिनिया। नेक्स्ट आता है सिट्रस स्केप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो स्केप पोटैटो स्केप भी होता है, जैसे पोटैटो स्केप हमने पढ़ा स्पोंजोस्पोरा से होता है, सॉरी जो पाउडरी स्केप ऑफ पोटैटो होता है वो स्पोंजोस्पोरा से होता है, और जो स्केप ऑफ पोटैटो होता है वो पर्टिकुलरली स्टेप्टोमाइसीड से होता है। वैसे ही एप्पल स्केप हमने पढ़ा वेंचुरिया इनिकली से होता है। तो जो सिट्रस स्केप होता है वो एल्सिनी फाउसेटी से होता है। ग्रेप एंथ्रेक्नोस जो है वो एल्सिनी एम्पेलिनी से होते हैं, और रेस्पबेरी एंथ्रेक्नोस जो है वो एल्सिनिया वेनेटा से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको सिट्रस स्केप याद रखना है, एल्सिनी फाउसेटी से होता है। नेक्स्ट इज द एस्कोस्पोर्स ऑफ वेंचुरिया इनिकलिस। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो एप्पल स्केप है उसका कोनिडिया जो होते हैं वो फ्लेम शेप के होते हैं, ठीक है। और ये जो शेप प्रोवाइड कराते हैं, फुटप्रिंट शेप प्रोवाइड कराते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों अनइक्वल होते हैं साइज़ के अंदर। जो दोनों सेल्स होती हैं वो दोनों साइज़ के अंदर अनइक्वल होती हैं। नेक्स्ट आता है बैलिस्टोस्पोर एंड स्टैटिस्मोस्पोर। देखो एक होता है ब्लास्टोस्पोर। ब्लास्टोस्पोर मतलब बडिंग के थ्रू जो स्पोर्स बने हैं विच इज़ ब्लास्टोस्पोर्स। एक होता है बैलिस्टोस्पोर, एक होता है स्टैटिस्मोस्पोर। तो जब हम पर्टिकुलरली बेसिडियोमाइकोटा की बात करते हैं तो जब दो तरीके के स्पोर, जब अगर एक्टिवली, एक्टिव का मतलब एनर्जी चाहिए, फोर्सफुली डिस्चार्ज हो रहे हैं जब कोई स्पोर, तो हम उसको बोलते हैं बैलिस्टोस्पोर्स। और स्टैटिस्मोस्पोर जब पैसिवली डिस्चार्ज हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिस्मोस्पोर। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ध्यान रखना है, बैलिस्टोस्पोर यानी कि एक्टिवली के अंदर आएगा रस्ट, और स्टैटिस्मोस्पोर पैसिवली के अंदर आएगा पर्टिकुलरली स्मट। नेक्स्ट आता है डोलीपोर सेप्टा और पैरेंथोसोम। हमने डिस्कस किया डोलीपोर सेप्टा क्या होते हैं, बैरल शेप के होते हैं इस तरीके से, और उनके आगे की तरफ एक कैप लगी रहती है जिसे हम पैरेंथोसोम बोलते हैं, डोम शेप की कैप लगी रहती है, तो ये पैरेंथोसोम कहलाती है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। देखो जब हम बोलते हैं कि वीट रस्ट है वो एक हेट्रोसिस रस्ट है। हेट्रोसिस का मतलब इसको अपने लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट है। लाइक हमने बोला कि वीट और बारबेरी की रिक्वायरमेंट है, तो वीट एज ए प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी जो होस्ट है वो हो गया, और बारबेरी सेकेंडरी होस्ट। हमने वीट को ही क्यों प्राइमरी होस्ट कहा, हम बारबेरी को भी तो प्राइमरी होस्ट कह सकते थे। तो देखो इसके दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, या तो हम ये देखें कि कौन से, या तो हम ये फिक्स कर लें कि कौन से स्पोर कौन से पर्टिकुलर होस्ट पे बनेंगे, तो हम उसे, जैसे मान लो कि अगर पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर किसी एक होस्ट पे बन रहे हैं, किसी भी एक होस्ट पे, तो हम उसे बोले मान लो प्राइमरी होस्ट। एक क्राइटेरिया तो ये हो सकता है कि हम स्पोर के बेसिस पे क्लासीफाई करें कि कौन प्राइमरी होस्ट होगा। दूसरा ये क्राइटेरिया हो सकता है कि हम इस तरीके से क्लासीफाई करें कि हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, वीट है कि बारबेरी है, तो हम उस हिसाब से डिसाइड करें कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है। तो जैसे कि वीट के केस में हमने बात की, जो प्राइमरी होस्ट होता है वो वीट होता है, और सेकेंडरी जो होस्ट है वो पर्टिकुलरली बारबेरी होता है। इसी तरीके से वाइट पाइन ब्रिस्टर रस्ट का आप तो यहाँ पर सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम याद रखना कि क्रोनेट्रियम रिबिकोला जो है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है।
नेक्स्ट आता है अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट, बारबेरी एंड माहोनिया, याद रखना। और ब्राउन रस्ट का आपको पता है थैलेक्ट्रम एंड आइसोपायरोन। नेक्स्ट आता है बाजरा रस्ट। देखो बाजरा रस्ट का जो अल्टरनेट होस्ट है ब्रिंजल है, और ज्वार रस्ट का जो है वो ऑक्जेलिस है। कहीं कहीं पर आपको एप्पल स्केप का भी, सॉरी एप्पल रस्ट जो है, सीडार एप्पल रस्ट जो है उसका भी होस्ट ऑक्जेलिस देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये ज्वार रस्ट का पर्टिकुलरली, क्योंकि जो कॉफ़ी रस्ट है, कॉफ़ी रस्ट जो है वो एक माइक्रोसाइक्लिक रस्ट है। देखो अब यहाँ पर भी दो चीज़ें टर्म आती हैं, एक होता है माइक्रोसाइक्लिक रस्ट, एक होता है मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। दोनों का क्या मतलब, हमने बोला कि रस्ट के अंदर 5 तरीके के स्पोर्स बनते हैं, विच इज़ PAU TB। अगर ये 5 तरीके के स्पोर बन रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है। लेकिन अगर इनमें से पर्टिकुलरली AU टाइप के एसियोस्पोर और रीडियोस्पोर नहीं बन रहे हैं तो इन्हें हम बोलेंगे ये माइक्रोसाइक्लिक रस्ट है, यानी कि उसमें सिर्फ 3 बनेंगे, पिक्नियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, तो वो क्या होगी माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। अब जो कॉफ़ी रस्ट है बेसिकली ये क्या है, ओटोइसियस रस्ट है और माइक्रोसाइक्लिक रस्ट है, राइट। तो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट है, फिर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि इसका ऑक्जेलिस जो है पर्टिकुलरली होस्ट अल्टरनेट होस्ट है, तो आपको सिर्फ जवार रस्ट के लिए याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट आता है हमारा वीट और बारबेरी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन कर जाते हैं बारबेरी के अंदर, और एसी और यूरेडोस्पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रस से पूछा जाता है कि रिपीटेटिंग स्पोर कौन से और रेस्टिंग स्पोर कौन से। देखो UR आ रहा है यूरेडिनो स्पोर, तो R से रिपीटेटिंग स्पोर, राइट। और जो पर्टिकुलर टीलियोस्पोर्स होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट डाइकैरियोटिक स्पोर। अब देखो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, AUT वाले जो होते हैं वो N+N होते हैं, यानी कि डाइकैरियोटिक स्पोर होते हैं। और रिपीटेटिंग स्पोर कौन से हैं, यूरेडिनो स्पोर। रेस्टिंग स्पोर्स कौन से हैं, टेलियोस्पोर्स हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटेटिंग स्टेज, यूरेडिनोस्पोर्स है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रस्ट कौन से प्राइमरी होस्ट पे कौन से सेकेंडरी होस्ट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट और माइक्रोसाइक्लिक ये सब हम पढ़ चुके हैं। व्हीट स्टेम रस्ट जो है वो मैक्रोसाइक्लिक है। क्यों मैक्रोसाइक्लिक है, क्योंकि 5 तरीके के स्पोर बनते हैं। क्यों माइक्रोसाइक्लिक होती है कोई भी रस्ट, जैसे कॉफी रस्ट ऑफ व्हीट है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर A और U, AU जब एब्सेंट होंगे तो उस रस्ट को बोला जाएगा माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। एक और टर्म आती है डेमीसाइक्लिक रस्ट। डेमीसाइक्लिक का मतलब है कि यहाँ पर U ओनली, यूरेडियल जो रिपीटेटिंग स्टेज है वो एब्सेंट होती है, जैसे कि सिडाल एप्पल रस्ट जिसका साइंटिफिक नेम है जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिफेरी। नेक्स्ट आता है शूडो फ्लावर। देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है, शूडो फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जो कि फ्लावर तो नहीं है लेकिन फ्लावर के जैसा लग रहा है। तो जब रस्ट इन्फेक्ट करती है तो वो पर्टिकुलरली होस्ट के टिश्यूज़ को इस तरीके से मॉडिफाई कर देती है कि वो शूडो फ्लावर्स के रूप में दिखें ताकि पोलिनेटर्स अट्रैक्ट हों, राइट। तो जैसे यूरोमाइसिस पीसी जो है वो शूडो फ्लावर को होस्ट यूफोर्बिया के ऊपर इंड्यूस करती है, शूडो फ्लावर्स को, यूरोमाइसिस पीसी। नेक्स्ट आता है एप्रेसोरियम और होस्टोरिया। देखो एप्रेसोरियम जो टर्म है बेसिकली वो फ्रैंक ने दी थी, होस्टोरियम जो टर्म है वो एंटोन डी बेरी ने दी थी। एप्रेसोरियम जो है वो अटैचिंग ऑर्गन के रूप में काम आता है, कि अटैच होता है पर्टिकुलरली सरफेस के ऊपर। होस्टोरिया जो है वो पेनिट्रेट करके न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बिंग ऑर्गन के रूप में जाना जाता है होस्टोरिया। तो जैसे चाहे फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स हों, फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट मतलब जैसे कस्कूटा वगैरह हो गया, ये भी अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे अपटेक करते हैं, होस्टोरिया के थ्रू करते हैं। जो पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू फंगस होगी उसमें भी क्या होगा, होस्टोरिया बनते हैं, होस्टोरिया के थ्रू वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। होस्ट रेंज और होस्ट स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब होता है, होस्ट रेंज मतलब कितने नंबर ऑफ होस्ट के ऊपर पर्टिकुलर कोई भी फंजाई है वो डिजीज़ कोज कर रहा है। ऐसा नहीं होता है ना हर बार की, जैसे कोई अगर पर्टिकुलर एक टोमेटो के ऊपर डिजीज़ लग रही है तो वही डिजीज़ कॉटन के ऊपर भी लगेगी, वो क्यों नहीं लगती है, क्योंकि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो पैथोजेंस होते हैं वो भी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। और स्पेसिफिक मतलब कितनी क्रॉप्स के ऊपर लग रहा है, बाकियों के ऊपर क्यों नहीं लग रहा, विच इज़ होस्ट स्पेसिफिसिटी की, जो जिसके ऊपर फिक्स है वो उसी पे जाकर डिजीज़ कोज करेगा। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, और पैरासिटिज्म आपको पता है रस्ट एंड स्मश जो होते हैं वो हाईली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टीलियल होल्ड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टीलियल होल्ड जो है वो सिडार एप्पल रस्ट फंगस के अंदर टीलियल होल्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्जेनिक कल्चर। देखो आपने नाम सुना होगा ऑक्जेनिक कल्चर का। ऑक्जेनिक कल्चर का मतलब होता है बेसिकली कि ऐसा कल्चर जो कि पर्टिकुलर किसी पैथोजन के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता हो, कुछ स्पेशल तरीके से जिसको बनाया गया हो। जैसे कि हम तो बोलते हैं कि रेस्ट और स्मट जो होते हैं वो बेसिकली उनको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बायोट्रोपिक पैथोजेंस होते हैं। तो जो ऑक्जेनिक कल्चर है वो सबसे पहले हॉटसन एंड कटर के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर द सिडार एप्पल रस्ट, और उसके बाद में विलियम्स के द्वारा ये व्हीट स्टेम रस्ट पक्सिनिया ग्रामिनेस रिट्रीसाई जो है व्हीट स्टेम रस्ट के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आता है ट्रांसचेल लो। ये लो क्या कहता है बेसिकली, देखो इन्होंने, हम क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना, हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट जो है वो होगा जिसमें AUT नहीं होगा, वही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलरली माइक्रोसाइक्लिक रस्ट क्या होगा जिसके अंदर AU नहीं होगा,
राइट, ये दोनों नहीं होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर टीलियोस्पोर्स तो बनेंगे। तो ये कहना चाह रहा है ये लोग कि अगर इसके अंदर टीलियोस्पोर बन रहे हैं और इसके कहीं पर भी पूर्वज, इस माइक्रोसाइक्लिक रेस्ट के कहीं पर भी पूर्वज अगर मैक्रोसाइक्लिक रहे होंगे, तो ये टीलियोस्पोर्स जो हैं वो एसियोस्पोर की तरह फंक्शन करते हैं और अपने अल्टरनेट होस्ट के ऊपर एसियोस्पोर की तरह फंक्शन कर सकते हैं तो टीलियोस्पोर ही, लेकिन अगर इसके एंसेस्टर कभी भी मैक्रोसाइक्लिक की तरह रहे होंगे तो ये एसियोस्पोर की तरह वर्क करते हैं, उसके जैसे फंक्शंस दिखाते हैं। यही कहता है ट्रांसजेल लॉ की पर्टिकुलरली, देखो समझो यहाँ पर क्या लिखा गया है। इट इज दैट टीलिया ऑफ माइक्रोसाइक्लिक स्पीसीज, माइक्रोसेल स्पीसीज के टीलिया जो हैं दैट आर डिसेंड्स ऑफ मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोसियस stimulate ACA of the ancestral macrocyclic rest and occur on the ACL host of the later। नेक्स्ट आता है हेमिलिया के जो हीरेडोस्पोर्स होते हैं वो टीलियोस्पोर, तो हेमिलिया वास्टाटिक यानी कि कॉफी रस्ट जो है उसके जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो टर्निप शेप के होते हैं और हीरेडोस्पोर्स होते हैं वो हम्प्ड बैक के होते हैं। नेक्स्ट जेंटलमैन्स एग्रीमेंट रस्ट में होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन फिनोमिना स्मट फंजाई में होता है, कर्नल स्मट ऑफ राइस जो है नेवोसिया, देखो कर्नल बंट ऑफ व्हीट नहीं है जो कि नेवोसिया इंडिका से होता है, यहाँ पर कर्नल स्मट ऑफ राइस है, नेवोसिया बार्कलियाना से होता है। स्मट और बंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है? स्मट जो है वो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं कि स्मट सुराई का फॉर्मेशन करता है और जो पर्टिकुलर स्पोरिडिया होते हैं वो एच शेप के बनते हैं बंट के अंदर, जो बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी तो दोनों के स्पोर्स का कलर भी बेसिकली ब्लैक से कलर का ही होता है एंड ऑल। लीफ स्मट ऑफ राइस जो है वो एंटाइलोमा ओराइजा के कारण होता है। उद्बाता डिजीज ऑफ राइस जो है फैलिस ओराइजी के कारण होती है। नेक्स्ट आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है बेसिकली पर्टिकुलरली इंटरनली सीडबॉर्न डिजीजेस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। इंटरनली सीडबॉर्न डिजीजेस के अगेंस्ट हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि लूज स्मट ऑफ व्हीट हो गया जो कि एक इंटरनली सीडबॉर्न डिजीज है। अब देखो अगर हम पढ़ रहे हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट तो इंटरनली सीडबॉर्न है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे लूज स्मट ऑफ सोरगम तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनली सीडबॉर्न हो, वो एक्सटर्नली सीडबॉर्न होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। विच इज़ 52 डिग्री सेल्सियस हम 11 मिनट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कर्नाल बंट ऑफ पैथोजन जो है वो कहाँ पर रहता है। तो कर्नाल बंट ऑफ जो पैथोजन है नेवोसिया इंडिका, ये एक्सटर्नली सीडबॉर्न पैथोजन है और ये पेरिकार्प तक रहता है। इसकी वजह से 0.1 to 0.5% लॉसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर बॉल फॉर्मिंग टोलिपोस्पोरियम जो कि पर्टिकुलर बाजरे के अंदर स्मट कोज करता है, स्मट ऑफ बाजरा। हाउस और कोरल फंजाई, तो हाउस जो है सरपुला हम हाउस फंगस को बोलते हैं, कोरल फंजाई क्लेवेरिया को बोला जाता है। फ्लोरल इन्फेक्टिंग फंजाई मतलब जो फ्लावर को इन्फेक्ट करता है, जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट। सीडलिंग इन्फेक्टर जैसे कॉमन बंट ऑफ व्हीट। फेरी रिंग, अब देखो दो तरीके की, एक फेरी रिंग होता है जो कि एस्गेरिकस के द्वारा बनाया जाता है, एक फेरी रिंग डिजीज होती है जो कि टर्फ ग्रास के अंदर आती है मैरसमिस के कारण। नेक्स्ट आता है फ्लाई फंजाई, तो एमिनेटा। एमिनेटा जो वही है जिसमें मशरूम जिसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, जिसकी अगर 0.1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से भी कंजप्शन कर लिया जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है अर्थबोल। अर्थबोल स्क्लेरोडर्मा, अर्थ स्टार, जियास्ट्रम, तो ये आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट आता है जो पर्टिकुलर हमारी फ्रूटिंग बॉडीज हैं जैसे एशेरुलाई और पिक्निडिया, ये दोनों ही एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी हैं। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर कहीं पर एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का नाम आएगा तो हम 4 ही फ्रूटिंग बॉडी याद रखते हैं या 4 फ्रूटिंग बॉडी होती हैं, एशेरुलाई, पिक्निडिया, सिनेमा और स्पोरोडोजिया। स्पोरोडोजिया जो पर्टिकुलर जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बनती है फ्यूजेरियम के अंदर। तो फ्यूजेरियम के अंदर कौन सी बनती है? स्पोरोडोजिया बनती है। एसेरुलाई जो है वो किसके अंदर बनती है? कोलेटोट्राइकम के अंदर बनती है। ये दो चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है, एसेरुलाई कोलेटोट्राइकम के अंदर, फ्यूजेरियम के अंदर स्पोरोडोजिया बनती है, राइट। नेक्स्ट आता है नेम द डिजीज। अल्सर लाइक लेजन जो होते हैं वो एंथ्रेक्नोज के अंदर बनते हैं। डायमंड शेप के जो होते हैं वो पायरिकुलेरिया ओराइजी, जिसे हम बोट शेप लीजन्स भी बोलते हैं, डायमंड शेप के लीजन्स भी बोलते हैं। टारगेट बोर्ड सिम्टम्स होते हैं अल्टरनेरिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं? कंसेंट्रिक रिंग या टारगेट बोर्ड। टारगेट बोर्ड का मतलब वो साइन देखा है जिसमें एकदम टारगेट फिक्स बीच में निशाना लगाना होता है, इस तरीके से रिंग्स के अंदर उसके लक्षण दिखाई देते हैं अल्टरनेरिया के। नेक्स्ट आता है जेन्युकुलेट एंड जेट ब्लैक कलर के कोनिडिया कौन से होते हैं, तो किसके होते हैं, तो ये पर्टिकुलर आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है बाइपोलरिस। बाइपोलरिस का मतलब कि जहाँ पर जो सेल है उसका जो जर्मिनेशन है जो कोनिडिया का वो लास्ट सेल से होगा, एंड सेल से होगा, जिसे बाइपोलर जर्मिनेशन बोला जाता है, इसीलिए इसको बाइपोलरिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूजेरियम के द्वारा प्रोड्यूस किए गए माइकोटॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम माइकोटॉक्सिन आगे भी अलग अलग पेनिसिलियम कौन से क्या प्रोड्यूस होता है, एस्परजिलस से क्या प्रोड्यूस होता है, तो अलग अलग तरीके के माइकोटॉक्सिन पढ़ेंगे। तो जैसे फ्यूमिनोसिन, ट्राइकोथिसिन, जीरालिनॉन्स, फ्यूजेरिक एसिड, ये सब जो हैं ये फ्यूजेरियम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं।
नेक्स्ट आता है सर्कोस्पोरा ब्लाइट से पर्पल स्टेन सीड स्टेन डिजीज़ होती है, और वो भी किसमें, पर्टिकुलरली सोयाबीन के अंदर होती है। नेक्स्ट आता है सडन डेथ सिंड्रोम, ये फिजेरियम सोलैनी के कारण होता है। अब देखो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ना हाइपोक्रिया, जो टेलोमॉर्फिक स्टेज होती है ट्राइकोडर्मा की, तो वो हाइपोक्रिया लिग्जी, हाइपोक्रिया हर्जेनियम के लिए, और विरिडी के लिए हाइपोक्रिया रूफा होती है। नेक्स्ट आता है टेलोमॉर्फिक स्टेज ऑफ एस्परजिलस और पेनिसिलियम। एस्परजिलस के लिए यूरेशियम होती है और पेनिसिलियम के लिए टेलोमाइसिस होती है। अब देखो एस्परजिलस के हम यूरेशियम बोल तो देते हैं, वैसे इसकी 3 होती हैं, यूरेशियम, सर्टोलिया, इस तरीके से। वैसे ही पेनिसिलियम की भी 2 होती हैं, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेलोमाइसिस, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है जो पर्टिकुलर टेलोमॉर्फिक स्टेज होती है। देखो मतलब समझो, टेलोमॉर्फिक स्टेज का मतलब होता है कि एक फंगस है वो 2 स्टेजेस के अंदर पाई जा सकती है, एनामॉर्फिक और टेलोमॉर्फिक। एनामॉर्फिक का मतलब एसेक्सुअल स्टेज हो गया, टेलोमॉर्फिक का मतलब उसी की सेक्सुअल स्टेज हो गया ना। तो जो पर्टिकुलर टेलोमॉर्फिक स्टेज होती है, जैसे कोलेटोट्राइकम है तो कोलेटोट्राइकम ग्लोमेरुला, फिजेरियम की जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेलिक एसिड भी प्रोड्यूस करती है। ट्राइकोडर्मा की हाइपोक्रिया, वर्टिसिलियम की भी हाइपोक्रिया। नेक्स्ट आता है टेलोमॉर्फिक स्टेज ऑफ अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया की लीविया होती है, बाइपोलरिस की कोक्लियोबोलस, सर्कोस्पोरा की माइकोस्फेरेला, ड्रिस्टुला की पायरेनोफोरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है टेलोमॉर्फिक स्टेज ऑफ बोट्राइटिस, मोनेलिया, राइजोक्टोनिया एंड स्क्लेरोटिनिया, स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम की एथेलियम होती है, राइजोक्टोनिया की थैनेटोफोरस होती है। नेक्स्ट आता है कॉब्रा डिजीज ऑफ राइस, जो सीथ ब्लाइट ऑफ राइस डिजीज होती है, जो कि राइजोक्टोनिया सोलैनी से खोज की जाती है, उसी को हम बोलते हैं कोब्रा डिजीज ऑफ राइस। और नेक्स्ट आता है उद्बाता डिजीज ऑफ राइस, जिसके इफेलिस उराइजी से ये कोज होती है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मशरूम, वाइट बटन मशरूम हो सकती है, ओइस्टर, इन 2 के नाम तो आपको याद रखने हैं, वाइट बटन मशरूम एग्रिकस बाइस्पोरस, ओइस्टर मशरूम प्लूरोटस स्पीसीज। पेडिस्ट्रो मशरूम जो है वो वाल्वेलिया वाल्वेसी से पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है उसका। नेक्स्ट आता है एमिनेटा। एमिनेटा बेसिकली वर्ल्ड्स डेडलीस्ट मशरूम है, जिसके हमने बोला ना लिथिल डोज जो है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से भी ये बहुत लिथल डोज है। सिनोसिटिक हाइफा क्या होता है? सिनोसिटिक का मतलब हो गया नॉन सेप्टेट, और सेप्टेट का मतलब हो गया जिसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो कि आपको डायरेक्टली टाइप ऑफ लाइकेन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो फोलियस, क्रूटोज और फ्रक्टियोज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्रूटियोज जो होता है, क्रूटोज जो होता है, बेसिकली क्रूटोज जो होता है वो इजीली हम बोल सकते हैं वो इजीली हम किसी सरफेस से उसको अलग नहीं कर सकते, वो बहुत टाइटली अटैच रहता है। फोलियोज जो है वो लिटिल बिट हम उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और फ्रक्टिकोज जो होता है वो बहुत लूजली अटैच रहता है, हम उसे ईजिली अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये 3 तरीके के लाइकेन्स होते हैं। जो फोलियस होता है वो लीफ लाइक होता है, क्रूटोज जो होता है वो क्रस्टी होता है, जो रॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत हार्ड रहता है थोड़ा उसको अलग करने में ना। जाइंट फंगस हो गया जैसे आर्मिलेरिया, ओस्टियोको, हनी मशरूम जिसे हम बोलते हैं, हाइलिन कोनिडिया, मोनिलिनिया, और डार्क कलर प्रोड्यूस डर्मेटिएसी, इस तरीके से। अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई में हमें पता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जब हमने उसे क्लासिफिकेशन ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रोकैरियोट का मतलब जहाँ पर न्यूक्लियस जो है हमारा वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जा रहा है। यूकैरियोट्स का मतलब जहाँ पर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी रहती है, फंजाई के अंदर अगर ओमाइकोटा को छोड़ दिया जाए तो काइटिन की मिलकर बनी होती है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अभी हमने जो पढ़ा था वही हमें वापस रिवाइज करना है। देखो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इरिसिफी में होती है, बडिंग के थ्रू, इसीलिए हम इसे बड फंगस बडिंग ईस्ट बोलते हैं, सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। नेक्स्ट आता है फीजन, फीजन के थ्रू हो रहा है इसीलिए हम इसको फीजन ईस्ट बोलते हैं, विच इज साइजेरो सेकेरोमाइसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एंडोजिनस हो सकता है, एक्सोजिनस हो सकता है। एंडोजिनस का मतलब जू स्पोर्स हो गए, क्योंकि ये अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं जू स्पोर्स, इसीलिए इसको एंडोजिनस स्पोर बोला गया। एक्सोजिनस मतलब बाहर की तरफ चेन के रूप में पाया जाएगा। जैसे कि अगर हम बोलें कि स्पोरेंजिया जो होते हैं वो चैन के अंदर एल्बुगो कैंडिडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि कोनिडिया जो होते हैं वो चैन के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर चैन के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि चैन ऑफ कोनिडिया पाई जाती है पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। नेक्स्ट आता है एनोमॉर्फ टेलोमॉर्फ, हमने पढ़ लिया। एनोमॉर्फ जो होता है वो एसेक्सुअल स्टेज को बताता है, माइटोस्पोरिक फंगस होती है, और टेलोमॉर्फ जो है वो सेक्सुअल स्टेज को बताता है, जैसे कि बोट्राइटिस, मोनिलिना और राइजोक्टोनिया, ये तो एसेक्सुअल स्टेज हुई, और इन्हीं की सेक्सुअल स्टेज क्या हुई, जैसे राइजोक्टोनिया की थैनेटोफोरस। नेक्स्ट आता है सेप्टा का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके के सेप्टा हो सकते हैं, जैसे डोलीपोर सेप्टा। आपको इतना याद रखना है कि बेसिडियोमाइकोटा के अंदर डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है होलोकार्पिक और यूकार्पिक थैलस, अभी हमने डिस्कस किया। होलोकार्पिक मतलब वो जो पूरा थैलस जो है एंटायर वो रिप्रोडक्टिव जो बॉडी है उसके अंदर चेंज हो जाए, विच इज़ होलोकार्पिक, जो कि पर्टिकुलरली ओल्पिडियम और सिनकाइटियम में प्रेजेंट होता है। और यूकार्पिक मतलब जो नहीं हो चेंज, जैसे कि पीथियम और फाइटोफ्लोरा में, यानी कि सिर्फ कुछ पार्ट ही रिप्रोडक्टिव के अंदर चेंज हो। नेक्स्ट आता है मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। तो मिक्सोमाइकोटा जो है वो प्लाज्मोडियल फॉर्म है, शूडोफंजाई है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट आता है स्टेमिनोफिला। कैसे? स्टेमिनोफिला के अंदर आपको पता है ओमाइसीट्स आते हैं, यानी कि ओमाइकोटा आता है, और ट्रू फंजाई। हमने पूरा इसका जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करके, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आपको याद रखना है कि जो ओमाइकोटा है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की ट्यूबुलर क्रिस्टी पाई जाती हैं, जबकि ट्रू फंजाई के अंदर फ्लैटेंड क्रिस्टी पाई जाती हैं। तो ट्यूबुलर क्रिस्टी पाई जाती हैं ओमाइकोटा के अंदर, राइट। नेक्स्ट आते हैं ऊस्पोर और ऊस्फेयर। ऊस्फेयर जो होता है बेसिकली उसके अंदर ऊस्पोर होता है, तो थिक पोल जाइगोट जो होता है वो ऊस्फेयर होता है, और फीमेल गैमेट होता है बेसिकली वो ऊस्फेयर होता है, ये फीमेल गैमेट एंजिम होता है। नेक्स्ट आता है कोनिडिया और स्पोरेंजिया। इनका क्या ही वो है कि क्योंकि स्पोरेंजिया बेसिकली एक एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर स्पोरेंजिया स्पोर बनते हैं, है ना, 11 शेप की हो सकती है, जबकि कोनिडिया का तो खुद एक एसेक्सुअल स्पोर है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियोफोरेल्स और पैरेनोस्पोरेल्स। प्लाज्मोडियोफोरेल्स के अंदर तो वही प्लाज्मोडियम आएगा जिसके हमने बात की, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसी की, जबकि पैरेनोस्पोरेल्स जो है वो एक ऑर्डर है जिसके अंदर पर्टिकुलरली पीथियम वगैरह, फाइटोफ्थोरा वगैरह आते हैं पैरेनोस्पोरेल्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट है पैरेनोस्पोरेल्स। देखो पैरेनोस्पोरेल्स जो है वो हाईली एसेप्टेड होता है, ऑब्वियस ही बात है, जो ओमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा के अंदर आएंगे उनमें डायरेक्टली एसेप्टेड होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। एंथ्रिडे और उगोनिया वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, वाइट रस्ट डिजीज जो कि एल्बुगो कैंडिडा से होता है। देखो वाइट रस्ट को हम ट्रू रस्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम फॉल्स रस्ट बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रू रस्ट होती है वो तो बेसिडियो ओमाइकोटा में बिलोंग करती है ना, जो वाइट रस्ट होता है ये ओमाइकोटा से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम पर्टिकुलरली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ओमाइकोटा जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके लिए मेटल एक्सिल उनके कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, तो मेटल एक्सिल जो है पर्टिकुलरली उसका हम कह सकते हैं कि ओमाइकोटा के लिए, तो ओमाइकोटा में हम चाहे डाउनी मिल्ड्यू की बात करें चाहे वाइट रस्ट की बात करें उसके लिए हम मेटल एक्सिल यूज़ कर सकते हैं। मेटल एक्सिल का ट्रेड नेम होता है रिडोमिल। पीथियम और फाइटोफ्थोरा में एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो डिफरेंस है वो याद रखना है कि पीथियम जो होता है उसके अंदर जूस पोर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो वेसिकल नाम के टाइप की स्ट्रक्चर में होता है, जबकि फाइटोफ्थोरा के अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कि क्यों फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस एक बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग कोज करता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अलग अलग तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, उसका शॉर्ट लेटेंट पीरियड होता है, और वो किंगडम क्रॉपमिस्टा से बिलोंग करता है, जिसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा फंजीसाइड उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी काम नहीं करते, और वेट और ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर बहुत अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट रखता है और ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट आता है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू, दोनों ही अलग अलग है। डाउनी मिल्ड्यू कहाँ ओमाइकोटा में आता है और पाउडर मिल्ड्यू कहाँ एस्कोमाइकोटा में आता है, तो ऑब्वियस ही बात है फॉल्स मिल्ड्यू के नाम से डाउनी मिल्ड्यू को जाना जाता है, और पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो ट्रू मिल्ड्यू के नाम से जानी जाती है। डाउनी मिल्ड्यू में जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, जो स्पोर्स बनेंगे सेक्सुअल स्पोर्स, वो स्पोर्स बनेंगे क्योंकि ओमाइकोटा से बिलोंग करता है, और पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर एस्को स्पोर्स बनेंगे एज ए सेक्सुअल स्पोर्स, और एसेक्सुअल स्पोर्स के रूप में कोनिडिया बनेंगे क्योंकि ये एस्कोमाइकोटा के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है जैसे क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू ओमाइकोटा के अंदर आता है, हमने पढ़ा ओमाइकोटा के अंदर हम किससे मैनेजमेंट कर सकते हैं, मेटल एक्सिल से कर सकते हैं, जबकि देखो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डाउनी मिल्ड्यू होती है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। देखो डी के पास में क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है पास, तो डी से मतलब सी यानी कि कॉपर जो फंजीसाइड्स हैं उनसे हम डाउनी मिल्ड्यू का मैनेजमेंट कर सकते हैं, जबकि पी के पास में क्या आ रहा है एस, तो पर्टिकुलरली जो पाउडर मिल्ड्यू फंजीसाइड्स हैं, पाउडर मिल्ड्यू जो फंगस है उसका जो है हम मैनेजमेंट जो है वो सल्फर फंजीसाइड से कर सकते हैं, और कैराथिन जो है वो एक सल्फर फंजीसाइड है, इसीलिए पाउडर मिल्ड्यू के मैनेजमेंट के लिए हम कैराथिन फंजीसाइड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जू स्पोर्स एंड जाइगोस्पोर्स। जू स्पोर ऑब्वियसली बात है ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जाइगोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं, और जू स्पोर्स जो होते हैं वो मेनली हैप्लॉइड होते हैं, और जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो मेनली डिप्लॉइड होते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा म्यूकर और राइजोपस के अंदर डिफरेंस। म्यूकर जो है उसे पिन मोल्ड के रूप में जाना जाता है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, म्यूकर का जो पर्टिकुलर डिसेमिनेशन होता है वो इंसेक्ट, टर्माइट, आंट्स इनके थ्रू होता है, जबकि राइजोपस का विंड के थ्रू होता है, इसीलिए ये हार्ड होते हैं कि लेबोरेटरी में म्यूकर कंटामिनेट करे, क्योंकि इनका जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा मुश्किल है, जबकि ये तो विंड के थ्रू ही या एयरबोर्न ही है राइजोपस, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे कंटामिनेशन देखने को मिलता है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर। राइजोइड्स और पर्टिकुलर स्टोलन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, दोनों के अंदर जो बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है वो राइजोपस के अंदर देखने को मिलती है। राइजोपस की जो कंप्लीट बॉडी होती है यानी कि स्टोलन और राइजोइड्स वो दोनों ही हेल्प करती हैं न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट है फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, ये हम आगे एक साथ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ देखो एस्कोमाइकोटा ग्रुप की हम जब बात करते हैं तो देखो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो एस्कोकार्प के अंदर मतलब एस्कोकार्प के अंदर बनेंगे, है ना, या कोई ना कोई एस्कोकार्प होगी यहाँ पर, है ना, लेकिन एस्कोमाइकोटिना में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एस्कोकार्प होती नहीं है, जिसे हम बोलते हैं नेक्ड एसआई, मतलब यहाँ पर एसआई है ही नहीं, है ना, वो जो मेंबर्स आएंगे वो आएंगे हेमी एस्कोमाइसिड्स में, राइट। फिर आते हैं कुछ जिनके अंदर पर्टिकुलरली एसआई जो है वो बाइट्यूनिकेट है। बाइट्यूनिकेट हमने डिस्कस किया था, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, बाइट्यूनिकेट होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे लोक्यूलो एस्कोमाइसिड्स के अंदर, ठीक है। अब 2 कंडीशन आती हैं कि यूनिट्यूनिकेट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, प्लेक्टो
प्लेक्टोमाइसिट्स, पर्टिकुलरली पायरेनोमाइसिट्स और डिस्कोमाइसिट्स। इसको आपको कैसे याद रखना है, प्लेक्टोमाइसिट्स जो होता है उसके अंदर क्लिस्टोथीसियम एज ए सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होगी। उसके अलावा जो पायरेनोमाइसिट्स हैं उसमें पेरिथीसियम, डिस्कोमाइसिट्स में एपोथीसियम। देखो डिस्को एपो, डिस्कोमाइसिट्स एपोथीसियम, पायरेनोमाइसिट्स पेरिथीसियम और लोक्यूलोमाइसिट्स तो बायोट्यूनिकेट होता है और प्लेक्टोमाइसिट्स के अंदर क्लिस्टोथीसियम। इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी कि अगर एसआई है ही नहीं, नेक्ड एसआई है तो हेमिएस्कोमाइसिट्स, अगर वो बायोट्यूनिकेट है तो लोक्यूलोएस्कोमाइसिट्स, अगर वो यूनिट्यूनिकेट है तो प्लेक्टोमाइसिट्स और प्लेक्टो के साथ में पायरेनो और डिस्कोमाइसिट्स। पायरेनो जब पेरिथीसियम है, डिस्को जब एपोथीसियम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो एस्परजिलस को ब्लैक मोल्ड, पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। फुट सेल्स जो होती हैं बेसिकली ये एस्परजिलस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, पेनिसिलियम के अंदर फुट सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसकी सेक्शुअल स्टेजेस 3 होती हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, एम्ब्रिसेला, यूरेशियम और सटोरिया, और इसकी होती हैं कार्पेंटेल्स और टेलेरोमाइसिस। राइट, नेक्स्ट आता है एरिसिफेल्स और इसके जेनेरा को। अब देखो इसको आप ध्यान रख सकते हो, पाउडर मिल्ड्यू की जेनेरा की जब हम बात करते हैं तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि कुछ होंगे एक्टो और कुछ होंगे एंडो। तो जो एंडो वाले होते हैं बेसिकली उसमें 2 ही आते हैं, एक लेविलुला आता है, एक फाइलेक्टीनिया आता है। फाइलेक्टीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो अपेंडेजेस होते हैं वो बल्बस होते हैं एट द टिप। लेविलिया के जो होते हैं वो माइसीलिया सिंपल होते हैं। तो ये हो गया एंडोमाइसीलियम खत्म, एंडोफैटिक माइसीलियम। अब एक्टोफैटिक माइसीलियम को अगेन हम सिंगल एस्कस और मैनी एस्कस में डिवाइड करते हैं। सिंगल एस्कस में तो 2 ही आते हैं, एसपी, एस्फेरोथिका और पोडोस्फोरा, और जो मैनी एस्कस है उसके अंदर एरिसिफा, माइक्रोस्पोरा और एंसिनुला आते हैं। एंसिनुला जो होते हैं वो अलग ही तरीके के अपेंडेजेस उसमें पाए जाते हैं, वो होते हैं कोइल्ड एट द टिप। नेक्स्ट आता है ओइडियम, ओइडियोप्सिस और ओविलोप्सिस। ये पर्टिकुलरली पाउडर मिल्ड्यू के ही जेनेरा हैं, जबकि इनके ये जो है हम बोल सकते हैं ये एनामॉर्फिक स्टेज हैं, जबकि एरिसिफी, लेविलुला ये इनकी जो है वो टीलोमॉर्फिक स्टेज है। ये इसके अंदर मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है मोल्ड मिल्ड्यू क्या होते हैं, इनसे डायरेक्टली एग्जाम में आने के कोई कुछ क्वेश्चन चांसेस नहीं होते हैं। एक आता है पैराफाइसिस, पेरीफाइसिस। जो आप पेरीथीसियम फ्रूटिंग बॉडी पढ़ते हैं ना, पेरीथीसियम के अंदर देखो पेरीथीसियम की इसे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पर्टिकुलरली जो फिलामेंट्स लगे रहते हैं उनके अंदर हम बोल सकते हैं जो एसआई लगी रहती हैं उनके अंदर बीच में इस तरीके से जो फिलामेंट्स लगे रहते हैं उनको तो हम बोलते हैं पैराफाइसिस, है ना। यानी कि ये कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। और पेरीफाइसिस मतलब क्या होता है कि बिल्कुल इस ओस्टियोल के पास में जो स्टेराइल स्ट्रक्चर्स निकल के जा रही हैं उसको हम बोलते हैं पेरीफाइसिस। यानी कि पैराफाइसिस क्या होंगे बेसिकली, ग्रो एट द बेस ऑफ द एस्कोमा, और ये क्या होंगे बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ओस्टियोल की साइड में होंगे, टुवर्ड्स द ओस्टियोल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर जेलीफिश, फॉल्स स्टोबल, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंजाई, अर्थ स्टार, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये बेसिडियोमाइकोटा के अंदर आते हैं। देखो अब बेसिडियोमाइकोटा के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, एक जिसमें बेसिडियोकार्प एब्सेंट हो तो वो आएंगे टीलियोमाइसिट्स के अंदर। अब ये ध्यान रखना है कि टीलियोमाइसिट्स के अंदर रस्ट और स्मट आते हैं पर्टिकुलरली। नेक्स्ट आता है जिनके अंदर बेसिडियोकार्प वेल डेवलप है, जैसे हाइमेनोमाइसिट्स और गेस्टेरोमाइसिट्स। हाइमेनोमाइसिट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बेसिडियोस्पोर्स फोर्सफुली, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव डिस्चार्ज होगा। और गेस्टेरोमाइसिट्स के अंदर जहाँ पर जो है बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं फोर्सफुली डिस्चार्ज नहीं होते, यानी कि यहाँ पर पेसिव पर्टिकुलरली डिस्चार्ज ऑफ द स्पोर्स आ जाएगा। राइट, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी कि यूरेडोस्पोर और टीलियोस्पोर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये डाइकैरियोटिक कंडीशन पाई जाती है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज इनको बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा रस्ट और स्मट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रस्ट जो है वो यूरेडिनेल्स ऑर्डर के अंदर आता है, स्मट जो है वो अस्टिलिजिनेल्स के अंदर आता है। अभी आजकल यूरेडिनेल्स के को ही पक्सिनेल्स नाम दे दिया गया है। बेसिकली स्पोरिडिया के नंबर 4 होते हैं, जबकि स्मट के अंदर ये डिफाइन नहीं होते हैं। क्लैम्प कनेक्शन, रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्ट के अंदर क्लैम्प कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। हम बोलते हैं कि बेसिडियोमाइकोटा का मेन फीचर होता है क्लैम्प कनेक्शन, लेकिन रस्ट के अंदर ये नहीं देखने को मिलता है, जबकि स्मट के अंदर भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभार देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं जनरली कि रस्ट और स्मट के अंदर क्लैम्प कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। हेट्रोसियस नेचर जो है वो रस्ट में प्रेजेंट होता है। रस्ट में हेट्रोसियस नेचर जो है वो पर्टिकुलरली एंटोन डी बेरी के द्वारा दिया गया था। जो रस्ट का इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होता है, जबकि स्मट का जो होता है वो बेसिकली सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है। मोस्टली फोलियस पे अटैक करती है रस्ट, और जो स्मट होती है वो ओवरी के ऊपर इफेक्ट करती है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले हो गया, लूज स्मट ऑफ बार्ले हो गया, लूज स्मट ऑफ वीट हो गया। स्मट का क्या मतलब हो गया कि वहाँ पर पर्टिकुलर, जैसे हम गेहूं की बात करते हैं कि वीट का लूज स्मट हो गया या फिर बार्ले का लूज स्मट हो गया, तो हम क्या करते हैं कि ये वाले जो पर्टिकुलर यहाँ पर हैं इनमें सिर्फ ये जो रेचिस वाला पार्ट है ये बच जाता है, बाकी ये जो है ये पूरा स्पोर लाइक उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पूरे दाने हैं वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या स्पोर्स से फिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट, स्टाइप रस्ट। 2 चीज़ें याद रखनी है, कोजल एजेंट क्या है, दूसरा नाम क्या है, और तीसरा इनका पर्टिकुलरली
जो पर्टिकुलर अल्टरनेट होस्ट है वो क्या है, जैसे बारबेरी और महोनिया है, थाइलेक्ट्रम जो है ब्राउन रस्ट के लिए है। नेक्स्ट आता है वाइट रस्ट और ब्लैक रस्ट स्टेम रस्ट। वाइट रस्ट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि वाइट रस्ट जो है एल्बुगो कैंडिडा से होता है, उमाइकोटा से आता है, इसलिए वो स्पोर और जो स्पोर्स बनेंगे। लोकल और सिस्टमिक दोनों तरीके का इन्फेक्शन इसमें देखने को मिलता है, जबकि जो ट्रू रस्ट होती है उनका सिर्फ लोकल इन्फेक्शन होता है। मेटालेक्सिल और एजोक्स्ट्रोस्ट्रोबिन को एज ए वाइट रस्ट के अगेंस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मट और बंट, बंट के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि एच शेप के स्पोरेडिया बनते हैं इसके अंदर। जो एच शेप की स्ट्रक्चर होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, बंट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है लूज स्मट ऑफ व्हीट और कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट अस्टिलेगोस हेगेटम से होता है और ये टिलेटिया ट्रिटिसाई से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट टाइप की स्मट डिजीजेज लगती हैं सॉर्गम के अंदर, विच इज़ ग्रेन स्मट, लूज स्मट, लॉन्ग स्मट, हेड स्मट। चारों के कॉजल एजेंट आपको याद रखने हैं। ग्रेन स्मट स्फेसिला सोर्गी, स्फेसिलोथिका क्रुएंटा, लूज स्मट टोलिपोस्पोरियम एहरनबर्गी, लॉन्ग स्मट, हेड स्मट स्फेलोथिका रियलाना। बेसिकली जो ग्रेन स्मट है ये एक्सटर्नली सीड बोन है, लूज स्मट भी एक्सटर्नली सीड बोन है, क्योंकि हम यहाँ सॉर्गम की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे गेहूं की नहीं, क्योंकि गेहूं का लूज स्मट इंटरनली सीड बोन है, लॉन्ग स्मट एयर बोन है और सोइल एंड सीड बोन है हेड स्मट। पर्टिकुलरली ये कौन सी साइड को इन्फेक्ट करते हैं, तो जो ग्रेन स्मट, लूज स्मट ये ओवरी को, जबकि हेड स्मट जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस को टारगेट करता है। नेक्स्ट आता है कर्नाल बंट एंड ब्लैक पॉइंट ऑफ व्हीट। कर्नाल बंट नेवोसिया इंडिका, इसकी मित्रा ने खोज की थी 1931 में। ब्लैक पॉइंट जो है इसकी दस्तूर ने 1932 में की थी। कर्नाल बंट के अंदर एक फिशी स्मेल देखने को मिलती है जो कि ट्राइमिथाइलमाइन के कारण खोज होती है बेसिकली, और एक क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की डिजीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो जो कि सिनकाइट्रियम एंडोबैटिकम के कारण होता है। गोल्डन इमेटोफोड ऑफ पोटैटो रोस्टोकाइनेंसिस, ये भी क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस के ही पर्टिकुलर डिजीज और निमेटोड हैं। होमोकैरियन और हेट्रोकैरियन का सिंपल मतलब होता है, होमोकैरियन मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और हेट्रोकैरियन का मतलब जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। हेट्रोकैरियोटिक माइसिलियम और डाइकैरियोटिक, हेट्रोकैरियोटिक का मतलब अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट और डाइकैरियोटिक मतलब एक ही पर्टिकुलर सेल में दो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियंस यानी कि N+N प्रेजेंट हैं। ड्यूटेरोमाइकोटिना और पर्टिकुलरली इसके क्लास जो उसी तरीके से देखो, जैसे ट्रू माइसिलियम जो होता है वो नहीं होता है या फिर वेल डेवलप नहीं होता है ब्लास्टोमाइसीट्स में जैसे कि। और नेक्स्ट हम बात करें तो जिनमें डेवलप होता है जैसे हाइपोमाइसिट्स और सिलोमाइसिट्स। जैसे हाइपोमाइसिट्स में अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम में दो तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स, मैक्रोस्पोर्स। इस तरीके से पायरिकुलेरिया में जो कोनिडिया की शेप होती है वो पायरिफॉर्म होती है। वर्टिसिलियम, राइजोक्टोनिया की जो सेक्शुअल स्टेज होती है थैनाटोफोरस होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिलोमाइसिट्स के अंदर जैसे क्लेटोट्राइगम, एस्कोकाइटा बेसिकली एस्कोकाइटा ब्लाइट कोज करता है चने के अंदर, जो कि बेसिकली सीड एंड सोइल बॉर्न दोनों तरीके की बीमारी है। एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बॉर्न तरीके की डिजीज़ है विच इज़ एस्कोकाइटा ब्लाइट ऑफ चिकपी। होमोथेलिक हेट्रोथेलिक फंजाई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिजेरियम कोलेटोट्राइकम आपको सेक्शुअल स्टेज याद रखनी है, फ्लोटिंग बॉडी याद रखनी है। कोलेटोट्राइकम की एसरुलाई होती है, फिजेरियम की स्पोरोडोकिया होती है। फंगस का न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जस्ट क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर बायोट्रोफिक है। बायोट्रोफिक का मतलब होता है उसको लिविंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हम ऑब्लिगेट बोल सकते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब कि वो लिविंग नहीं मिला तो वो नहीं होगा। ऑब्लिगेट का मतलब सिर्फ एक कंडीशन के अंदर ही जिंदा रह सकता है, अगर वो कंडीशन नहीं है तो जिंदा नहीं रहेंगे। फंगस की ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स के लिए अगर फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो 17 एलिमेंट्स उसको चाहिए होते हैं, जिसमें मेटेलिक एलिमेंट में पोटेशियम और मैग्नीशियम आता है। अब देखो वैसे प्लांट्स के अंदर तो बोरोन भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, लेकिन फंजाई को बोरोन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। विटामिन क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। विटामर्स कोई भी नंबर जो कि केमिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे विटामिन ए के 6 विटामर्स होते हैं। विटामर्स जैसे रेटिनोल, रेटिनल, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कौन से विटामिन फंजाई के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विच इज़ ADE के, वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं फंजाई के द्वारा। नेक्स्ट आता है हेट्रोथैलिज्म, हमने डिस्कस कर लिया। अलग अलग तरीके की हेट्रोथैलिज्म पाई जा सकती है। हेट्रोकैरियोसिस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, कैरियोसिस का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई जब प्रेजेंट होंगे सेम प्रोटोप्लास्ट में। इसकी खोज सबसे पहले हैंसन एंड स्मिथ ने 1932 में की थी, जबकि पैरासेक्सुअल की पेंटिकर वन ड्रॉपर ने 1952 में की थी। ओरिजिन ऑफ हेट्रोकैरियोसिस अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे म्यूटेशन के कारण हो गया, अनास्टोमोसिस के कारण। अनास्टोमोसिस का मतलब होता है बेसिकली दो हाइफा आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उसे ही बोला जाता है अनास्टोमोसिस। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाइंस। हेट्रोकैरियोसिस के क्या फायदे हैं। हेट्रोकैरियोसिस एक तो पैरासेक्सुअल साइकिल की फर्स्ट स्टेप होती है। पैरासेक्सुअल साइकिल को हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसको हम माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर पैरासेक्सुअल साइकिल में हमें माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। और पैथोजेनेसिटी के अंदर हेट्रोकैरियोसिस का रोल है, क्योंकि जब दो चीज़ें फ्यूज़ हो रही हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके कैरेक्टर्स मिक्स होंगे, तो पैथोजेनेसिटी के लिए जैसे रेस्टोरिस्मट के अंदर हो गया, न्यू रेसेस का डेवलपमेंट होगा एक्सेट्रा, इन सब के लिए फ़ायदेमंद होता है।
सेक्स हार्मोन इन फंजाई, डी बेरी ने सबसे पहले 1881 के अंदर एकाइला के अंदर बताया था इसका वो, ये आपको याद रखनी है। ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रीडियोल एकाइला में पाया जाता है, ओगोनियल एकाइला में, सिलिनिन एलोमाइसिस में, ट्रिस्पोरिक एसिड म्यूक्रियल्स में, अल्फा सैक्रोमाइसिस में। नेक्स्ट आता है पैरासेक्सुअल साइकिल, पोंटोकार्बोन रेपल ने 1952 में दिया। पैथोजेनेसिटी में रोल प्ले करता है और अलग अलग तरीके से। देखो सेक्सुअल साइकिल और पैरासेक्सुअल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। सेक्सुअल साइकिल एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जबकि पैरासेक्सुअल साइकिल वेजिटेटिव जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर होता है। माइकोटॉक्सिन जो कि फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते होंगे। बेसिकली लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि टर्की एक्स डिजीज 1960 में आई थी, जिसने कि पर्टिकुलरली जो पोल्ट्री एनिमल्स हैं उनमें डिजीज कोज की थी। फार्म एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी। अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फ्लेवर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फ्यूमिनिसेंस है फ्यूजेरियम के द्वारा, इसी के साथ जीरालिनॉन, ट्राइकोथिसिन्स, पर्टिकुलरली फिजेरिक एसिड, ये सब जो है फिजेरियम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओक्राटॉक्सिन जो है वो पर्टिकुलरली पेनिसिलियम, पेटेलियम जो है वो पेनिसिलियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाइकेन। लाइकेन का मतलब होता है यहाँ पर दो पर्टिकुलर कंपोनेंट होंगे, जो फंगल कंपोनेंट होगा उसको माइकोबायोंट बोलेंगे, जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसे हम फाइकोबायोंट बोलेंगे। ये दो तरीके से बेसिकली रिप्रोड्यूस कर सकता है, या तो सुरेडिया से करेगा या तो इसीडिया से करेगा। टाइप ऑफ लाइकेन 3 तरीके के हो सकते हैं, क्रोटोस, फोलियोस और फ्रक्टियोस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है माइकोराइजा, 2 तरीके का, एक्टो और एंडो। एक्टो 5 से 7% के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हटिंग नेट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एंडो माइकोराइजा बेसिकली ये एंडो माइकोरल्स में माइकोराइजा जो है वो आते हैं। नेक्स्ट 80% ऑफ प्लांट्स के साथ में एसोसिएट रहता है वार्म फंजाई। आर्बस्क्यूल जो स्ट्रक्चर है वो बताती है कि कहाँ पर फंगस और होस्ट के बीच में पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्सचेंज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी पाई जाती है जिसे हम वेसिकल नाम देते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा पूरा था माइकोलॉजी का। तो होपफुली कि जो ब्रॉड क्राइटेरिया है, जो क्लासिफिकेशन है, ये सारा आपको याद हुआ होगा। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं कि जो पर्टिकुलर 3 डोमेन जो कार्ल वोज ने दिए थे, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया और बैक्टीरिया, है ना। तो उसके अंदर जो यूकेरिया उसको हमने 3 के अंदर डिवाइड किया। प्रोटोजोआ जिसे हम फर्स्ट एनिमल के रूप में जानते हैं, प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखा है, जिसमें 3 पर्टिकुलर फंगस आती हैं, विच इज़ प्लाज्मो डियोफोरा और स्पॉन्जोस्पोरा और पोलीमिक्सा। जो पोलीमिक्सा और स्पॉन्जोस्पोरा हैं वो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर वायरस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं, और प्लाज्मोफोरा जो डिजीज़ कोज करता है, विच इज़ क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, जिसका प्राइमरी इन्फेक्शन रूट्स के थ्रू होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉर्टिकल सेल्स के थ्रू होता है। रूट हेयर्स के थ्रू प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। राइट लाइम जो एसिडिक कंडीशन है उनमें ज़्यादा आती है। वोरोनी ने सबसे पहले उसके लाइफ साइकिल की डिस्कवरी की थी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है क्रोमिस्टा। क्रोमिस्टा को स्टेमिनोफिला भी बोला जाता है। ओमाइकोटा आता है इसके अंदर। ओमाइकोटा की स्पेशल बात यह है कि उसकी जो पर्टिकुलरली सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लस हाइड्रोक्सी प्रोलिन से मिलकर बनी होती है। दूसरी चीज़ उसके अंदर जो स्टिरोल होता है वो फकोस्ट्रोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग क्लासेस आती हैं, जैसे सेप्रोलेग्नियल्स हैं तो उसे वाटर मोल्ड के रूप में जाना जाता है, इस तरीके से। और जो ओमाइकोटा है उसके अंदर 3-4 तरीके की फंगस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पीथियम, फाइटोफथोरा। पीथियम के अंदर क्या होता है कि जो जूस्पोर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पर्टिकुलरली वेसिकल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम वेसिकल बोलते हैं, उसके अंदर होता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पीथियम होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि पैरागाइनस टाइप ऑफ जो पर्टिकुलर अटैचमेंट पाया जाता है एंथ्रीडिया और ओगोनियम का, वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं पीथियम और फाइटोफथोरा के अंदर। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस सबसे पहले डिवास्टिंग डिजीज कोज की थी 1845 के अंदर। इसकी वजह से आयरलैंड में अकाल पड़ा था। एंटोन डिबेरी ने सबसे ज़्यादा स्टडी की थी। फाइटोफथोरा नाम भी इसका एंटोन डिबेरी ने ही दिया था। तो इस तरीके से नेक्स्ट फिर आता है फंजाई। फंजाई के अंदर फिर हम पढ़ते हैं जाइगोमाइकोटा हो गया, ग्लोमेरुलोमाइकोटा हो गया, इसके अलावा पर्टिकुलरली एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा हो गया। और वैसे क्रिकेटाल के क्लासिफिकेशन में तो नहीं है जिक्र, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना हो गया। ड्यूटेरोमाइकोटा का मतलब हो गया बेसिकली, इस फाइलम का मतलब ये हुआ कि हम इसमें उन्हीं फंगस को रखते हैं जिनकी सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज पता है, जिनकी सेक्सुअल स्टेज हमें पता ही नहीं है। क्योंकि अगर हमें जिनकी इन फंजाई की अगर इस सेक्सुअल स्टेज पता चल पा रही है तो हम उसे एस्को या बेसिडियो के अंदर ग्रुपिंग कर देते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई, जो टर्म भी फकल नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है ना। तो इसमें जैसे फिजेरियम हो गया, कोलेटोट्राइकम हो गया, ये सारी इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। राइट, तो ये था हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जैसे एस्को के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाउडर मिल्ड्यू और उसके जेनेरा। कौन से जेनेरा मैनियस्कस है, कौन सा
जो माइसीलियम है वो कौन सा एंडोपेरासिटिक है, कौन सा एक्टोपेरासिटिक है, इस तरीके लेविलुला और फाइलेक्टीनिया जो है वो एंडोपेरासिटिक है विद मैनी एस्कस है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है पूरा पाउडर मिल्ड्यू का क्लासिफिकेशन। तो ये एस्को में आ गया। जाइगोमाइकोटा के अंदर क्या आ जाएगा, म्यूकर और राइजोपस आ जाएगा। जो पर्टिकुलर म्यूकर है उसे हम पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। म्यूकर का जो पर्टिकुलर डिसेमिनेशन होता है, म्यूकर के अंदर टोरूला कंडीशन पाई जाती है। म्यूकर का जो ट्रांसमिशन होता है वो इंसेक्ट की हेल्प से होता है, जैसे आंट्स और टर्माइट्स हो गए, उनकी हेल्प से होता है। और बेसिडियो जो है उसके अंदर पर्टिकुलरली लस्ट और स्मट पाए जाते हैं। इसके अलावा बंट भी पाया जाता है। तो जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स है वो फॉल्स रस्ट है, क्योंकि वो ओमाइकोटा के अंदर आता है, विच इज़ एल्बुगो कैंडिडा, जिसमें चेन ऑफ स्पोरेंजिया पाई जाती है, जिसमें नोब शेप के होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं वाइट रस्ट में। तो इस तरीके से, और साइंटिफिक नेम एल्बुगो कैंडिडा होता है, जिसमें जो वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं लीफ की लोअर और अपर दोनों सरफेसेस के ऊपर, और जो फ्लोरल वाला पार्ट है वो माल फॉर्म्ड हो जाता है। तो इस तरीके से इसके सिम्टम है। बाकी जितनी भी तरीके की रस्ट आती हैं, जैसे स्टेम रस्ट हो गया, लीफ रस्ट हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बेसिडियो माइकोटा के अंदर आते हैं। वो माइकोटा का मैनेजमेंट करने के लिए मेटल एक्सिल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जैसे ब्लास्ट जो डिजीज़ होगी पायरिकुलेरिया, उसके लिए हम पर्टिकुलरली ब्लास्टिसिडिन का यूज़ करते हैं। और ब्लास्ट ऑफ राइस जो है उसके लिए जो रेजिस्टेंस जीन होता है वो पीटा जीन होता है, विच इज़ PITA। पीटा जीन उसके लिए रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और हमने एपिडेमोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर भी चीज़ें कवर की थी। अब हमारा जो मेजर पोर्शन बनता है विच इज़ मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।